ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। कमाई का अड्डा और एक बहुत ही वॉलेटाइल लेकिन पॉजिटिव बायस वाला दिन। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मोदी सरकार का शपथ ग्रहण अब 8 नहीं 9 जून को। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। नई सरकार को लेकर जेपी नड्डा के घर बीजेपी नेताओं का मंथन। इधर कल 11 बजे एनडीए सांसदों की बड़ी बैठक। और मोदी 3.0 की शपथ समारोह से पहले बाजार में दूसरे दिन मजबूती। 22,800 के पार निकला आज निफ्टी। स्टेट बैंक, इन्फोसिस, एलएनटी और रिलायंस ने भरा है जोश। आउट परफॉर्म कर रहे हैं आज मिड और स्मॉल कैप शेयर। पीएसयू कंपनियों में लौटी तेजी के बाहर। पीएसयू इंडेक्स 4% से ज़्यादा ऊपर। सरकारी बैंक, रेल, डिफेंस शेयरों में 10% तक की तेजी। सरकारी पावर और एनर्जी शेयरों में भी अच्छी खरीदारी। F&O के टॉप 10 गेनर्स में 8 सरकारी कंपनियां। और नई सरकार में अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद से रियल एस्टेट शेयरों का दिखा जलवा। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज 5% भागा। वहीं लोडा, ब्रिगेड, डीएलएफ, शोभा जैसे स्टॉक्स में 5 से 10% की तेजी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने भी पकड़ी रफ्तार। 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए ऑर्डर मिलने से BHEL के शेयर में 10% का जबरदस्त उछाल। कंपनी को मिर्जापुर थर्मल एनर्जी और अदानी पावर से 3,500 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स मिले। और कल आएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। CNBC आवाज MPC में एक्सपर्ट्स की राय। दरों में बदलाव की नहीं है उम्मीद। केंद्र में गठबंधन सरकार से ग्रोथ की रफ्तार पर असर पड़ने की आशंका कम। ओके, चलिए फिर। आज मार्केट में एक चीज़ तो क्लियर है, आज स्टॉक स्पेसिफिक दिन है। और अगर आपने इंडेक्स में ट्रेडिंग की है तो बहुत चांसेस हैं कि इतनी वॉलेटिलिटी है, एक एक टिक में मार्केट 50-50 पॉइंट घूम रहा है। और क्लियरली अगर आप देखें पिछले 3 कैंडल्स देखें अगर 5-5 मिनट की, उसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा रैली है बाजार में हालांकि ऑब्वियसली, लेकिन ऊपरी स्तरों से हम थोड़े से हल्के हुए हैं। और इंटरडे में बैंक निफ्टी तो माइनस जोन में भी गया था इनफैक्ट, वहाँ से फिर रिकवरी आई उसमें। और मिड कैप में लेकिन बड़ी पार्टी है, मिड कैप में बड़ी पार्टी है। PSUs इन पर्टिकुलर 7:1 का एडवांस डिक्लाइन। निफ्टी PSE इंडेक्स करीब 4% ऊपर, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत है और ये शायद अगले 1 घंटे भी रहे क्योंकि वीकली एक्सपायरी निफ्टी की होनी है। हर्षदा वीरू, गुड आफ्टरनून। अनुज, अब यहाँ पे हम बात तो इंडेक्स की करते हैं। सुबह तो फिर भी एक ठीक ठाक स्टेबल स्विंग था, लेकिन ये 12 बजे के बाद एक्सट्रीमली वोलेटाइल। निफ्टी बैंक एक पुश लिया लेकिन बैक फुट पे आके। आज अगर तीनों इंडिसेस में देखें तो सबसे क्रिटिकल था निफ्टी। IT अब तक ठीक ठाक टेबल है। इस वोलेटिलिटी में एक डायरेक्शनल ट्रेडर को जो कि फ्यूचर पंच करता है, क्या ट्रेड करना चाहिए इस वक्त? नहीं, डायरेक्शनल ट्रेड तो है ही नहीं इस मार्केट में। अच्छा, एक और चीज़ देखिए ना, आज आप निफ्टी का चार्ट देखिए। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, एक स्टेटमेंट आती है कि अग्निवीर पर हम सहमत नहीं है, मार्केट गिर जाता है। फिर एक स्टेटमेंट आती है कि नहीं हम अनकंडीशनल साथ में है, तो मार्केट चल जाती है। तो ये निफ्टी पर ये सब होगा। एक निफ्टी की रेंज है 22,620 से लेकर 22,910। आज का हाई और आज का लो 22,640 एक्चुअली वो, बट मोटा मोटी 22,620 से 22,910 एक रेंज है। एक मुझे लग रहा है मार्केट में 2-3 बड़े मूव्स के बाद थोड़ी कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। कुछ टाइम मार्केट एक रेंज में स्पेंड करे तो एक बढ़िया रहेगा। कल का दिन और वॉलेटाइल रहेगा। उसके बाद होपफुली अगर संडे तक गवर्नमेंट बन जाएगी, जो कि बात चल रही है कि संडे को गवर्नमेंट बन जाएगी, उसके बाद शायद मार्केट में एक नेक्स्ट मूव पॉसिबल है। अगली तेज़ी नहीं, अगला मूव पॉसिबल है मार्केट में। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखें, क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है, जो भी एलाइज के स्टेटमेंट्स आएंगे यहाँ पर, एक एक स्टेटमेंट मार्केट को 100 पॉइंट निफ्टी का मूव कराने के केपेबल है। तो वो एक थोड़ा सा मार्केट में एक इशू बन जाता है। इसके लिए मैं कहूँगा निफ्टी में डायरेक्शनल ट्रेड तो बिल्कुल मत लें। डायरेक्शनल ट्रेड क्योंकि अगर आप लेंगे तो स्टॉप कहाँ लगाएंगे? फॉर एग्जांपल अगर आप लॉन्ग ले रहे हैं तो स्टॉप पता है कहाँ पर है? सीधा कल का लो, या कल का लो भी नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा परसों का लो। कोई नहीं लगा सकता उतना बड़ा स्टॉप। शॉर्ट करेंगे तो सीधा स्टॉप लॉस आपका कहाँ है? ऑल टाइम हाई पे 23,300 पर। तो इसके लिए डायरेक्शनल ट्रेड तो इस मार्केट में बिल्कुल नहीं है। डे ट्रेडर फिर भी ठीक ठाक पैसा बना रहा है। हाँ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा पैसा बना मार्केट में। PSUs में बड़ा पैसा बना है। एक चीज़ बताऊँ, बड़े बड़े HNIs ने अपने PSU स्टॉक्स बेच दिए थे परसों, वो जो कैश आया था उसमें। और वो इसकी वजह से ये 2 दिन में रैली आई क्योंकि काउंटर्स खाली हो गए थे।
इसकी वजह से यहाँ एकदम से आज इस इंडेक्स में इतनी रैली आई है। बैंक निफ्टी पे ज़्यादा बात करके मतलब नहीं है, क्योंकि कल एक्सपायरी हो चुकी थी, आज एकदम काफ़ी एकदम बहुत इतना जब ज़्यादा वॉलेटाइल मूव है, इसमें कोई ट्रेडर ट्रेड नहीं कर पाएगा इस तरीके के मूव में। इसके लिए बैंक निफ्टी में कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोई भी लेवल देना ना वो तुक्के के बराबर है, और तुक्का लगा लिया आपने वो लेवल और चल जाए तो चल जाए, नहीं चले तो नहीं चले। इसके लिए तो थोड़ा सा अवॉइड ही करें तो बेटर रहेगा। अनुज, एक चीज जो हम कल दोपहर में चर्चा कर रहे थे कि कल के पुल बैक में फिर पोजीशंस किसने ली, वो ऑफ कोर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आई है। अनडाउटेडली उम्मीद थी कि शायद कैश मार्केट में एफआईआईज का पार्टिसिपेशन लौटेगा, इट्स स्टिल मिसिंग। तो क्या आपको कुछ लक्षण ऐसे बन रहे हैं कि कैश में उनकी वापसी होगी या नहीं, या फिर जो भी अगर मूव आएगा वो शॉर्ट कवरिंग के बल पर ही देखने को मिलेगा माइल्ड? देखिए, एफआईआईज की तरफ से तो बाइंग आने से रही है। अभी एफआईआईज ने तो कल भी बेचा है और उन्होंने आज भी बेचा होगा। परसों जो मार्केट ज़्यादा गिरा था वो एफआईआई ने तो बेचा, उसकी वजह से गिरा ही था। प्रॉब्लम ये आ गई थी कि परसों वाली मार्केट में उनको सामने एब्जॉर्ब करने के लिए कोई नहीं था। डीआईआई पैनिक कर गया था। पहली बार लास्ट के 3-4 साल में डीआईआई की तरफ से पैनिक आया था। जब बड़े बड़े एचएनआई, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स के माल बिक गए तो फिर वो डीआईआई पैनिक कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मार्केट में होता है। 2 दिन से मार्केट स्टेबल क्यों है वापस? क्योंकि जितनी एफआईआई की सेलिंग आ रही है सब एब्जॉर्ब हो रही है। एग्जैक्टली, आज भी मुझे लग रहा है वही होगा। एफआईआई की सेलिंग होगी 5-6 हज़ार करोड़ की, डीआईएस की बाइंग होगी 5-6 हज़ार करोड़ की। हो सकता है एफआईआई की थोड़ी सी और शॉर्ट कवरिंग हो गई हो, ये पॉसिबल है। लेकिन एफआईआई की कैश मार्केट बाइंग मुझे लग रहा है अभी आने में टाइम लगेगा, अनलेस नई गवर्नमेंट आके वो देखें कि नई गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, नई गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, वो उसके बाद ही करेंगे। उनको ये नहीं है कि मुझे 22,500 पकड़ना है, वो 23,500 पे भी ले लेंगे, लेकिन उनको विजिबिलिटी चाहिए, उसके बाद ही लेंगे वो। मीनवाइल एक फॉरेक्स मार्केट पे डेवलपमेंट है आपकी स्क्रीन पे। जो फॉरेक्स मार्केट में रुपया सडनली डे लो पर है और 10 पैसे की कमजोरी के साथ भारतीय रुपया ट्रेड करता हुआ, और इसका मैं यहाँ पर जिक्र उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये देखिए 83.47 करीब 10 पैसे कमज़ोर, और माफ़ करिए 83.47 10 पैसे कमज़ोर। और ये निफ्टी आईटी को एक पुश देता हुआ, निफ्टी आईटी एट 33,905। निफ्टी आईटी अब आई थिंक 28 मई के बाद एक बार फिर से 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी को हिट करता हुआ, क्रॉस करता हुआ। इवन मैं आपको बताऊं, इस वक्त निफ्टी आईटी अपने 50 डे को क्रॉस कर रहा है, टच कर रहा है, जो कि कर रहा है 18 मार्च के बाद फर्स्ट टाइम। तो एक निफ्टी आईटी को एडवांटेज मिलता हुआ। और एक याद रखिएगा बात, मैं यहाँ पे जो 2-3 स्टॉक्स का जिक्र करता हूँ, इन्फोसिस स्क्रीन पे लेके आइएगा। इन्फोसिस एग्जैक्टली अगर आप देखें ठीक वही बिहेवियर है जो इंडेक्स का है, निफ्टी आईटी का। हिटिंग इट्स ऑलमोस्ट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1466। फ्यूचर्स को एक स्क्रीन पे रखिएगा एक बार। मतलब मुझे जहाँ पे थोड़ी बहुत इस पशुपेश, इस आई मीन अनसर्टेनिटी के बीच में जो एक स्टेबल चार्ट नजर आ रहा है वो है इन्फोसिस अलॉन्ग विद निफ्टी आईटी 1466 पे ट्रेड करता हुआ। दूसरा जो स्टॉक मैं स्क्रीन पे रखूंगा वो है मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट सिस्टम। रखिएगा स्क्रीन पे एक बार। परसिस्टेंट अभी आपके स्क्रीन पे आएगा करीब 3688 पे। ये अपने 200 को कल ही पार कर चुका था। आज इवन द लास्ट 2 एवरेजेस आई थिंक 50 एंड 100 उसको भी पार करता हुआ करीब 3686 पे। एक मिड कैप आईटी, एक लार्ज कैप आईटी, और एक स्टॉक में यहाँ पे जिक्र करूंगा, दैट्स ग्लेनमार्क फार्मा। प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। ये स्टॉक इस वक्त अपनी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है एट 1188। ऑलमोस्ट स्क्रीन पे एक फ्लैग है आपके स्क्रीन पे, अगर आप देखें ओआई नीचे, दैट मीन्स ओआई शेड हुआ है 3/4% और प्राइस अप है, शॉर्ट कवरिंग, ए फ्लैग का ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी स्क्रीन पे। लेकिन तीनों स्टॉक्स डिफेंसिव स्पेस के, कुछ डिफेंसिव काउंटर्स यहाँ पर एक्टिव होते हुए। लेकिन आप देखिए ट्रेंड कहाँ पर आज मजबूत हुआ है। एनबीएफसीज, फाइनेंस कंपनियां, वहाँ पर एक्शन लौटता हुआ। श्रीराम फाइनेंस इसीलिए आज आपको ट्रेंडिंग में तेजी की तरफ दिखाई देगा, 4% ऊपर। इसका साथ आज दिग्गज पीएसयू बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है। आईटी काउंटर्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। टेक महिंद्रा हो, एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स हैं जहाँ पर ऊपर की तरफ स्विंग है। आप आज के दिन सरकारी कंपनियों को इग्नोर नहीं कर सकते। भेल देखिए, 2 ऑर्डर्स 7,000 करोड़ के 9.5% ऊपर। आरईसी में 6% से ज़्यादा का स्विंग। हाल में 7% के गेंस। हिंदुस्तान कॉपर जैसे ट्रेड्स है जहां पर जमकर खरीदारी हुई है। लेकिन कुछ कुछ काउंटर्स में मुनाफा वसूली आई है, और खासतौर से आप गौर करेंगे तो एफएमसीजी काउंटर्स में कुछ एक ब्रेक मिला है, चाहे वो एचयूएल जैसे स्टॉक्स हो या फिर दूसरे एफएमसीजी मेजर्स। आज हिंडाल्को में कुछ करेक्शन, हीरो मोटोकॉर्प, सिप्ला जैसे काउंटर्स, सन टीवी, इप्का, एशियन पेंट और एमएनएम, ये काउंटर्स हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं रुक रुक के मुनाफा वसूली हो रही है। चलिए अब हमारे पैनल को जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल पर्सपेक्टिव पर आज हम जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता से बात करेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, आशीष बहेती, प्रशांत सावंत, शिल्पा राउत और रुचित जैन हैं।
2:15 बजे लक्ष्मण को एक बार फिर जोड़ेंगे दिल्ली पर, जहां पर राजनीतिक पारा एकदम चढ़ा हुआ है। इस समय के ताज़ा अपडेट्स क्या हैं उनसे समझेंगे। 2:30 बजे यतिन बताएंगे सरकारी कंपनियों में जो जोरदार एक्शन बना है इनमें आगे की क्या ट्रिगर पॉइंट्स रह सकते हैं। 2:45 पर कल आरबीआई की जो क्रेडिट पॉलिसी है 3 दिनों की एमपीसी के बाद, वहां पर दरों को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार, आशीष को जोड़ेंगे। और 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे इन्वेस्टेड पीएमएस के पार्टनर और हेड रिसर्च अनिरुद्ध गर्ग। फिर डीलिंग रूम का जायजा, बीटीएस टीएसटी बीटी ट्रेड्स और क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी करेंगे आपके लिए पेश और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके चलिए हमारा पैनल तैयार है, एक करके कॉल्स लेना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए स्टॉक स्पेसिफिक तो आज काफ़ी ट्रेड्स हैं, क्या पिक करेंगे? एक्चुअली वो निफ्टी बैंक निफ्टी का सुबह का एक ट्रेड था, बस उसके बाद ट्रेड नहीं था। स्टॉक जो मैंने पिक किया इस वक्त वो है HCL टेक, ट्रेड करा है 1393। मुझे लगता है 1380 का एक स्टॉप लगा चले, 12-13 रुपए का स्टॉप है, यहाँ से एक अप्रूव मिलना चाहिए जो करीब ले आ सकता है 1425, क्योंकि IT क्षेत्र में थोड़ी अब भी तेजी है, तो यस ध्यान देना चाहिए HCL टेक पर ऑन द लॉन्ग साइड। कि HCL टेक्नोलॉजीज एक थोड़ा सा सुरक्षित स्पेस प्रकाश सर ने पिक किया यहाँ पे। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए ग्रेनुअल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पैटर्न देखिए तो स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। एक पहले का भी एक रेजिस्टेंस था 455 के आसपास, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। वॉल्यूम्स काफी बेहतर दिख रहे हैं, तो आई थिंक ग्रेनुअल्स पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 449 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 480 जो पिछला हाई था 480 रुपए का, ग्रेनुअल्स उसको टेस्ट कर सकता है। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 460 वाला कॉल ऑप्शन जो 15 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 9 रुपए के स्टॉप लॉस से 25 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। ग्रेनुअल्स 458.70 पे आपकी बाय कॉल, 2 ट्रेड्स हो गए, दोनों डिफरेंस स्पेस से। रुचित जी, माफ कीजिएगा, शिल्पा जी, आपका ट्रेड इसका क्या होगा इस वक्त? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के रहेगा SBI लाइफ में। SBI लाइफ यहाँ पे 200 DMA के ऊपर अभी ब्रेकआउट दे रहा है विद गुड वॉल्यूम, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कल तक या 1-2 दिन में ये आपको 1470 से लेके 1500 के बीच में ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में अभी 1430 चल रहा है, आप इसमें अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं 1405 के स्टॉप लॉस से। फॉर टारगेट्स ऑफ 1460 से लेके 1480 1500 से। हमने इसको प्रभुदास लीलाधर में भी 1420 में आज रेकमेंड किया है विद द सेम स्टॉप लॉस एंड सेम टारगेट्स। ओके तो ये हो गई एक कॉल SBI लाइफ पर। तो HCL टेक, ग्रेनुअल्स और SBI लाइफ, अब तक ये 3 कॉल्स इस समय। आशीष बेती जी, आपके ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून शिला मैम। अनुज जी, इन्फोसिस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, 20 डेमा से पहले आज ऊपर आज सस्टेन कर रहा है कंफर्टेबली, और हमें लग रहा है कि अब इसकी चाल जो है वो वेल प्लेस्ड है 200 डेमा तक जाने की। तो खरीदारी की सलाह है इन्फोसिस में। तो स्टॉप लॉस में लगाना है वो 1440 का कैसे लगाए, 1500 और 1530 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। 1500 एंड 1530 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे इन्फोसिस बाय साइड का ट्रेड। रुचित, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वेरी गुड आफ्टरनून अर्शदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल मेरा भी ट्रेड IT स्पेस में से ही है, क्योंकि वहाँ पे आज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा फेवरेबल नजर आ रहा है पिछले 2 दिन के अपमूव के बाद। TCS में खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर TCS के चार्ट स्ट्रक्चर्स देखें तो जो पिछला अपमूव था स्टॉक में 3260 से लेके 4220 जो इसने रिसेंट ऑल टाइम हाई बनाया था, उसका एग्जैक्ट 61.8% रिट्रेसमेंट ये स्टॉक ने कंप्लीट किया है। मोमेंटम रीडिंग्स में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर आए हैं, सो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा फेवरेबल है यहाँ पे। TCS में 3750 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 3900 तक के अपमूव के लिए। तो यहाँ पे कॉल्स पूरी हो गई। यहाँ पे अभी तक पूरा का पूरा झुकाव इस पैनल का वॉलेटिलिटी से दूर एक ऐसे स्पेस पे है जो कि स्टेबल है। HCL टेक्नोलॉजीज, ग्रेनुअल्स, TCS, SBI लाइफ, इन्फोसिस। अब चलते हैं आशीष शत्रुमोदा के पास। मीनवाइल निफ्टी आई डे हाई, स्ट्राइकिंग 50 डे एक्सपेंशन लेवल। इस बीच आशीष, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और आई थिंक आप खुद एक फंड मैनेजर हैं, और ये मंडे मॉर्निंग, उसके बाद ट्यूसडे एग्जैक्ट नंबर्स, उसके बाद पैनिक, कल थोड़ा सा पैनिक अगर आप देखें स्क्रीन से हटा। बट एज ए फंड मैनेजर आई थिंक आपकी फीलिंग आज क्या कह रही है? आई मीन कोई भी एक छोटी सी स्टेटमेंट आती है, मार्केट अनस्टेबल होते हैं, फिर अपने स्ट्रेंथ को रीगेन करते हैं। अभी 2 दिन में आपने अपने फंड्स के साथ क्या किया? कहाँ एक्सपोजर रिड्यूस किया, थोड़ा सा शफल किया कि अपने आप को डिफेंसिव्स की तरफ, IT की तरफ? आपने एज ए फंड मैनेजर क्या अप्रोच बनाई है? फिर मैं आपका स्टॉक की बात करूँगा।
नमस्कार वीरेंद्र और अनुज, नमस्कार। देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा वही स्ट्रैटेजी हमने भी अपनाई कि थोड़ा सा मार्केट में, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा हमारा एक एलोकेशन था इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और जिसने हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट किए। बट हमने थोड़ा इलेक्शन के पहले ही ये थोड़ा सा कॉल लेना शुरू किया कि अभी ये, क्योंकि हम काफ़ी एलोकेटेड थे, तो पोजीशन को कम करा जाए और थोड़ा सा पोजीशन जो है वो इवेंचुअली डिफेंसिव्स की तरफ जाया जाए। और इसके कारण दो थे। एक तो जो आपने देखा कि एक तो मानसून के अंदर में भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये साल मानसून काफी अच्छे रहेंगे, तो रूरल इकोनॉमी के पिकअप की बात वहां पे भी चल रही थी। और सेकंड, जो एक रिजल्ट के आउटकम आया, ये कहीं ना कहीं वापस एक इंक्लिनेशन है कि कहीं ना कहीं आपको रूरल फोकस्ड इकोनॉमी जो है वो काफी अच्छा कर सकती है आने वाले समय में। तो इन दोनों ही वजह से हमें लगता है कि थोड़ा सा डिफेंसिव स्पेस में जाना बिल्कुल एक सही स्ट्रैटेजी होगी। उसके अंदर में कंजम्पशन थीम, रूरल एफएमसीजी थीम, ये काफी अच्छा प्ले कर सकती है। इसमें वेक्टर फूड जैसे स्टॉक हो गए, मैरिको, या हम थोड़ी सी बात करें डी मार्ट, इस तरह की जो कंपनीज है इनको काफी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। और कुछ इनमें से कुछ स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में भी है। आईटी के अंदर में हम काफी सेलेक्टिव हो रहे हैं और हमें लगता है कि कुछ मिड कैप आईटी कंपनीज है जो हमें काफी अट्रैक्टिव लगती है, तो वहां पे भी हमने थोड़ी पोजीशंस बनाई है। तो ये हमने अपने पोर्टफोलियो के अंदर में एक बेसिक थोड़ा सा चेंज किया है और हमें लगता है कि इसके रिजल्ट आने वाले दिनों में नजर आएंगे। अब जहां तक के आज की पिक का सवाल है, तो वो स्टॉक भी हमारे पोर्टफोलियो में हमने उसको जगह दी है और वो स्टॉक है ओरेकल फाइनेंस। ओएफएसएस हमें काफी पसंद आ रहा है। आप देखेंगे मिड कैप आईटी के अंदर में ये कंपनी ने पिछले एक क्वार्टर में काफी अच्छे नंबर्स दिए और पिछले 3 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली विंस जो है वो ये कंपनी के अंदर में डील विंस होते हुए नजर आ रही है डेवलप मार्केट के अंदर में। और 4th क्वार्टर के अंदर में इटली की एक डील इस कंपनी को मिली, जो कि यूरोप के अंदर का सबसे बड़ा एक डील ओएफएसएस को मिलता हुआ नजर आया। दूसरी बात, यहाँ पर मार्जिन, एबिट मार्जिन ऑलमोस्ट 45-46% के ऊपर देखने को मिल रही है। और पीई मल्टीपल के टर्म्स में ओएफएसएस आज भी मिड कैप आईटी कंपनीज के वैल्यूएशन के सामने में एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है। आप टेक्निकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया डबल बॉटम का फॉर्मेशन स्टॉक ने 7500 के जोन पे बनाया है। और मुझे लगता है कि ये बेस अगर से स्टॉक मेंटेन रखता है तो आने वाले समय में 10,000 रुपए के ऊपर के स्तर ओएफएसएस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। अगेन अ डिस्क्लोजर कि ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में भी बना हुआ है। Oracle फाइनेंशियल सर्विसेज और इनफैक्ट आईटी काउंटर्स में कई और स्टॉक्स हैं जिनमें तेजी दिख रही है इस समय। आप टेक महिंद्रा देखिएगा, वो एक तेजी में है। एम्फोसिस मिड कैप्स में करीब 2-2.5% तक के गेंस पर कारोबार करता हुआ। तो ये पूरा पॉकेट है जहां पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ लौटती हुई दिखाई दी है। लेकिन मानस, दो स्टॉक्स जो आप काफी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं, एक लॉरस लैब्स और दूसरा है मेट्रोपोलिस। ओआई एडिशन साइजेबल देखने को मिला है, तो लॉन्ग पोजीशंस लौटने की पूरी सिचुएशन स्क्रीन पर है। लेकिन सवाल यही है कि यहाँ से आगे कितना दम दिखा सकते हैं काउंटर्स। मेट्रोपोलिस अब इस समय 2% ऊपर और लॉरस कोशिश कर रहा है 1% के गेंस दिखाने की। देखिए, लॉरेंस लैब की जहां तक बात है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 445 से लेकर 450 की रेंज में। तो जब तक वो ब्रीच नहीं होगा तब तक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास एक बॉटम बना है, इसलिए आपकी जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वहां 404 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। लेकिन मेट्रोपोलिस आई थिंक एक ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टॉक है, क्योंकि मेरा समझना है कि जो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो सकता है। तो इंटरडे सेशन में जो गिरावट देखने को मिली है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1930 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और 2200 रुपए का एक पोजीशन टारगेट सेट करके चलिए। ओके, मेट्रोपोलिस ये एक स्टॉक रेडार पर रखें। चलिए अब बात करते हैं थोड़े मैक्रो क्यूज़ की। इस समय का सबसे इम्पॉर्टेंट क्यू सरकार के गठन को लेकर है। क्या चल रहा है दिल्ली में? एक और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक चल रही है और दूसरी तरफ सहयोगियों को साधने की रणनीति बनाई जा रही है। इस पर बातचीत करते हैं लक्ष्मण रॉय से दिल्ली से। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या चल रहा है? जी गुड आफ्टरनून। दरअसल मैं इस पूरे राजनीतिक हलचल को मैं थोड़ा संक्षिप्त में समझा दूं कि इसके 3 चरण होने जा रहे हैं। पहला चरण, जेपी नड्डा के घर पे बैठक चल रही है, रूपरेखा तैयार होगी। उस रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए अमित शाह के घर पर बैठक होगी और फिर इसको अंतिम मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक होगी। लेकिन सबसे पहला चरण जो जेपी नड्डा भाजपा के अध्यक्ष है, उनके यहाँ आज सुबह से बैठक चल रही है। मेरे पीछे उनका घर है जो आप देख भी पा रहे होंगे। और आज सुबह सबसे पहली जो बैठक हुई उसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा 3 लोग थे। इन तीनों लोगों ने आपस में बातचीत की और समझा ये जा रहा है कि इस बातचीत में यह तय किया गया कि
आखिर सहयोगी दलों को कितना क्या हिस्सेदारी देनी है कैबिनेट में, और फिर तीनों लोगों ने आपस में बांट लिया है कि आखिर किस सहयोगी दल से कौन बात करेंगे और किस हद तक बार्गेन करते हुए कहां तक जा सकते हैं। और उसके बाद बैठक खत्म हुई, दूसरे दौर की बैठक अभी जेपी नड्डा जी के यहाँ चल रही है। उस बैठक में दरअसल एनडीए की जो बैठक होनी है कल संसदीय दल की, उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है और उसमें अभी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विनोद तावड़े, जेपी नड्डा, अमित शाह इस बैठक में अभी शामिल हैं, जो बैठक अभी चल रही है। अब इस पूरे बैठक के इर्द गिर्द जो बैठकें चल रही हैं वो ये है कि सहयोगी दल आपस में बैठक कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले नीतीश कुमार के घर पे बैठक हुई जदयू के नेताओं की, और वहां पे कह तो ये दिया गया कि बेशर्त बिना किसी शर्त के हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन 2-3 बातें वहां आकर के नेताओं ने बाइट दी जो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हम चर्चा कराना चाहेंगे, अग्निवीर स्कीम को लेकर हमारे अपने कुछ रिजर्वेशन है उसको करेंगे, आरक्षण को लेकर हमारी कुछ सोच है इसको करेंगे, लेकिन आर्थिक रिफॉर्म के मोर्चे पर अभी तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। तो थोड़ी सी खींचतान होगी सोशल वेलफेयर स्कीम को लेकर के, जो स्वाभाविक लग रहा है। टीडीपी की बैठक चल रही है वहां भी ये कोशिश की जा रही है कितना हमें बर्थ मांगना है, कितना कैबिनेट मांगना है, क्या पोर्टफोलियो रखना है, कितना मांग करना है, कितने पर आकर रुक जाना है। ये सारी रणनीति अभी चल रही है और पूरे अगले 24 घंटे तक रणनीति चलती रहेगी जब तक कि कुछ अंतिम स्वरूप पता नहीं चल पाता। 8 या 9 तारीख को शपथ ग्रहण तक ये चलता रहेगा। 8-9 तक, यानी कि इस वीकेंड तक ये पूरा एक्शन बना रहेगा। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। लेकिन मुझे याद है आज इंटरडे में जब वो अग्निवीर स्कीम की बात उभर कर आई थी कि उसको रिविजिट करना चाहते हैं एलाइस, तो डिफेंस काउंटर्स में फिर ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी थी। इसमें एक और चीज़ है अर्जुदा, जैसा आप बोल रहे हैं कि एक एक स्टेटमेंट से इंडिविजुअल स्टॉक सेक्टर्स का मूड बदलेगा। मैं सोचा था ये वीकेंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीकेंड में इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है और 9 तारीख को मैच भी है। हाँ 9 तारीख को मैच भी है और 9 तारीख को अगर शपथ समारोह भी है तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा फिर ये वाला वीकेंड। इस वीकेंड पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला। कोई कहीं ट्रैवल करने वाला नहीं है इस वीकेंड पे, सब आराम से घर पे बैठ के मज़ा लेने वाले। एक्चुअली लक्ष्मण जी कुछ जोड़ रहे हैं आप? नहीं, मैं अनुज सर की बातों को जोड़ रहा था कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से ज्यादा रोमांचक या राजनीतिक हलचल रहने वाली है। हमारे ऊपर ध्यान दीजिएगा यहाँ दिल्ली में। जरूर, वहां से तो नजर हट ही नहीं रही है। आशीष, आपने कंसिडरिंग पहले अच्छा खासा पैसा बनाया हुआ है इन डिफेंस कंपनियों में, अब क्या और मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है? देखिए मेरे ख्याल से हर्षिता, अब इसमें काफी वोलेटिलिटी बनी रहेगी। आप देखेंगे जो एक दिन के अपस्विंग डाउन स्विंग जिस तरह से देखने को मिल रहे हैं, ये पहले साइंस ऑफ वोलेटिलिटी है। और एक वैल्यूएशन के लिहाज से आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छी रैली इन स्टॉक्स में मिली थी, जिसकी वजह से वैल्यूएशन ऑलरेडी थोड़े हायर जोन में आ गए थे। बट क्योंकि एक कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट अगर से रहती तो शायद वो वैल्यूएशन मेंटेन रहते, क्योंकि एक नई उम्मीद थी कि वहां पर पे आप बहुत ही जल्द अपने ऑर्डर इनफ्लोज काफी बढ़ते, एक्सपोर्ट की रिलेटेड जो बातें थी उनमें बहुत स्पीड से एक एग्जीक्यूशन होता। बट शायद हो सकता है अभी उस स्पीड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक स्लो डाउन, एक मोमेंटम में थोड़ी सी कमी देखने को नजर आए, जिसके चलते मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी। कल हम देख रहे थे स्टॉक 10-10% डाउन थे, वहां पर पे कोई बाइंग नहीं आ रही थी। आज सडनली कुछ स्टॉक इसमें से 10-12% ऊपर है, तो ये वोलेटिलिटी रहेगी। और एक इन्वेस्टर के लिए मेरे हिसाब से इस तरह की वोलेटिलिटी ज्यादा होना पोर्टफोलियो के अंदर में अच्छी बात नहीं। तो मेरे हिसाब से ये जो अपस्विंग आ रहे हैं इसके अंदर में अपने एलोकेशन को बैलेंस करना, एक राइट लेवल पे लाना, ये स्ट्रैटेजी रहेगी जो हमने की भी। हमने काफी प्रॉफिट बुकिंग इस पूरे स्पेस में की, और ऐसा नहीं कि एलोकेशन नहीं है, बट अब एलोकेशन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जिसकी वजह से पूरे पोर्टफोलियो के अंदर में कोई बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नजर। ओके, मीनवाइल एक बार लेकर आइए टीवीएस मोटर। आज सुबह स्पॉटलाइट के 2 स्टॉक्स में से एक था, हालांकि दूसरा स्टॉक अभी अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन टीवीएस मोटर अभी डे हाई पर आया और ये स्टॉक देखिए अब 2.5% ऊपर। यहाँ पर मोमेंटम यहाँ अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मानस, कोई व्यू आपका टीवीएस मोटर पर? तो देखिए कल यहाँ पर एक बाय रिकमेंडेशन मैंने दिया था क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट था, लेकिन उसके टारगेट जो थे शॉर्ट टर्म के वो आ चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। पोजिशनल बेसिस पे जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2520 का हो सकता है। कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी करिए और उस केस में 2300 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, मीनवाइल बैंक निफ्टी देखिए आप एक बार, बिल्कुल रेड में आ गया फिर से। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये आखिरी का 1 घंटा, बहुत आज मुझे लग रहा है ट्रेचरस हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से जानते हैं आज निफ्टी आईटी ना होता ना, इस बाजार की तस्वीर और बहुत नेगेटिव। बिल्कुल बिल्कुल 850 पर निफ्टी डे आई पर है इस वक्त।
वो पूरा का पूरा सहारा जो है ना, वो करेंसी वापस वीक हुई, currency थोड़ा सा एनवीडिया के अच्छे नंबर्स आए, नैस्डैक में अच्छे मूव्स आए, उसकी वजह से अच्छा ये चलेगा अभी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कल का लॉजिक क्या होता, कल बहुत लोगों ने एफएमसीजी स्टॉक्स लिए होते, आज एफएमसीजी स्टॉक्स का हाल देखिए आप, लीवर, एशियन पेंट्स, पूरा का पूरा इंडेक्स सुबह सुबह तो एक बार ढह गया था वो इंडेक्स, अभी चलो ठीक है लोअर लेवल से रिकवरी आ गई। अब इसमें तकलीफ यही है कि आप एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर पाएंगे कोई भी मूव। मैं आज भी कह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आज के जो टॉप गेनर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि कल वो सब चले, जैसे PSUs हो सकता है ये एक दिन की रैली हो, तो ये सब थोड़ा सा केयरफुल रह के ही आपको काम करना पड़ेगा। ग्रीन में भी आ गया वापस बैंक निफ्टी वीरो, बहुत वॉलेटाइल है। अच्छा इनफैक्ट ये एफएमसीजी प्लेस में तो अनु जब वो सभी लोग वैल्यूएशंस क्वेश्चन करने लगे, क्योंकि हम सब जानते हैं HUL का वैल्यूएशन क्या है और बाकी इनके पीयर सेट का वैल्यूएशन क्या है। अब सवाल यही है कि इस तरह के मार्केट में अगर आप डिफेंसिव्स की तरफ जा रहे हैं तो उसमें कितना एक्सपोजर इन महंगे स्टॉक्स में रखना है। नहीं, इसमें ना हर्षदा डिफेंसिव्स का ही फ्लेवर नहीं था। मैं बताता हूँ एफएमसीजी स्टॉक्स जो चले पिछले 2-3 दिन में, उसका सबसे बड़ा कारण यह था, उसका सबसे बड़ा कारण 2 कारण थे। एक तो जो इलेक्शन डिबैकल हुआ, डिबैकल इन द सेंस नॉट एग्जैक्टली डिबैकल, बट जो जितनी सीटें मिली थी उतनी नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन को बूस्ट देने की ज़रूरत है, खासतौर से रूरल में। और दूसरा, क्योंकि एलाइज आएंगे तो उनके स्टेट में भी और ज़्यादा कैपेक्स होगा, उनके स्टेट के पैकेजेस बढ़ेंगे, तो वहाँ पर कंजम्पशन होगा। क्या लोगों के पास थोड़ा और पैसा दिया जाएगा, वो जाकर उसको बेसिक कंजम्पशन करेंगे। तो जो 2 दिन की रैली थी उसमें काफ़ी हद तक पहले रैली जो इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन जो रैली थी वो तो प्योरली डिफेंसिव रैली थी। उसके बाद जो अगले 2 दिन की रैली बनी वो बेसिकली इस होप में बनी कि थोड़ा सा इस तरीके का खर्चे होंगे तो लोगों की पॉकेट में पैसे जाएंगे, वो कंज्यूम करेंगे। इसके लिए कंजम्पशन नेम में लास्ट के 2 दिन में रैली आई थी। वैल्यूएशन तो खैर यहाँ पे काफ़ी स्टॉक्स में प्रोहिबिटिव है, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ प्रोहिबिटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल पेंट स्टॉक्स, एशियन पेंट्स काफ़ी करेक्ट हो चुका है तो उसमें ठीक ठाक वैल्यूएशन है। ITC में ठीक ठाक वैल्यूएशन है। लीवर बहुत महंगा है, नेस्ले बहुत महंगा है, ब्रिटानिया बहुत महंगा है, तो मिक्स पिक्चर है यहाँ पर वैल्यूएशन में मेरे ख्याल से। मुझे लगता है ना ये बाजार ना आई थिंक अब कंफर्टेबल तभी होगा जब पहला बजट आ जाए, है ना, एक समन्वय लग जाए। नहीं, बजट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक समन्वय आ जाए इस पूरे, अगर आप देखें मतलब एनडीए में एक दूसरे की बात समझ जाए, एक पॉइंट पे अग्री कर जाए। वही मिनिस्टर कौन होगा? फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा? मतलब क्योंकि ये अब एलाइज फाइनेंस मिनिस्टर भी मांगेंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा ये भी जानना है अपने को। उसके बाद कैसा बजट आएगा ये भी सब जानना है। और पिछले 10 सालों में ना बात यही होती थी कि देखिए PMO शायद बजट बना रहा है और फाइनेंस मिनिस्ट्री उसमें थोड़ा सा और गार्निशिंग कर रहा है। क्या अब वो हो पाएगा? एग्जैक्टली। खैर देखते हैं, हमको ज़्यादा वेट करने की जरूरत पड़ेगी मेरे ख्याल से। और जुलाई फर्स्ट वीक, हाँ जुलाई 1 तो और 10-15 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी मेरे ख्याल से। वैसे मेरे ख्याल से बजट तैयार हुआ, ऐसी बात नहीं है, बाकी अब उसमें फाइनल टच जो है वो तब्दील करना पड़ेगा। बहरहाल अभी देखिए निफ्टी IT अब और बढ़ के करीब 33,904 पे, अब 825 अंक ऊपर। अच्छा, ये ग्रेनुअल्स का ट्रेड मानस ने पिक किया था। मानस आपका वो ट्रेड ठीक जा रहा है, आई थिंक फार्मा भी अच्छा कर रहा है। ग्रेनुअल्स एक बार स्क्रीन पे रखिएगा, आपकी स्क्रीन पे अब ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 465.20 शार्प स्ट्रेच, और मेरे ख्याल से ये कॉल जो स्क्रीन पे गई थी वो थी 458.15 पे, नाउ इट्स 465 पे। मानस अभी इसे कैरी कर, मतलब इसे होल्ड करें, अभी स्ट्रेच और फर्दर पॉसिबल है? जी बिल्कुल, यहाँ पर होल्ड करना चाहिए क्योंकि टारगेट बड़े हैं, 480 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल हैं। अभी स्टॉप लॉस रिवाइज करने की जल्दी भी नहीं करनी चाहिए, मार्केट वोलेटाइल है तो शायद उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। तो आई थिंक वही स्टॉप लॉस और वही टारगेट लेके बने रहे स्टॉक। और मैं थोड़ा फार्मा से कुछ और स्टॉक्स पिक कर लूँ, और नो एग्जैक्टली फिर लेके आइए आप ग्लेनमार्क। आई थिंक ग्लेनमार्क में मुझे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग विजिबल लग भी रही थी। 1188 पे ट्रेड करता हुआ, प्लीज़ इसको स्क्रीन पे रखिएगा एक बार। आशीष बहती जी, आपको ग्लेनमार्क की प्लेसमेंट लग कैसी रही है, या फिर इन कंपैरिजन विद बायोकॉन अभी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? बेटर क्या है चेज करने लायक इसमें से? जी वीरेंद्र जी, बायोकॉन में तो काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है, मिल रही है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 6% के करीब आज चल चुका है, तो अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है फ्रेश लॉन्ग एंट्री के पर्सपेक्टिव से। और जिनके पास लॉन्ग है जरूर बने रहे 315 का एक स्टॉप लॉस लगाकर। मुझे लग रहा है बायोकॉन में 340 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो ग्लेनमार्क वेल प्लेस्ड है, क्योंकि ये अभी बस अपने जो रिसेंट हाइज है उसको निकाल रहा है, और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है 1240 तक के लेवल्स ग्लेनमार्क में देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 1160 जो कि आज का डील है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, 1240 के टारगेट्स के लिए ग्लेनमार्क में खरीदारी की जा सकती है।
तो ग्लेनमार्क में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती दिखाई दे रही है। अच्छा रुचित, आपने क्या फर्टिलाइजर कंपनियों पर नजर डाली और वायदे बाजार के का एक तो कोरोमंडल इंटरनेशनल आप देखिएगा, क्योंकि स्टॉक में आज फिर थोड़ा सा एक्शन लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। जीएनएफसी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, बाकी कैश मार्केट वाले ट्रेड्स में भी लोगों की रुचि आई है, लेकिन कोरोमंडल जैसा ट्रेड जहां पर कुछ अब लॉन्ग्स जुड़ने के आसार दिख रहे थे और कल परसों भी हमारी बातचीत हो रही थी इस पे, क्या ये ट्रेड आगे बैठ पाएगा तेजी में? विद इन द एंटायर स्पेस अगर आप रिलेटिव कंपैरिजन करें तो कोरोमंडल इंटरनेशनल सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मर रहा है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द स्टॉक है जिसने प्रीवियस पिछले 2 दिन पहले जो मार्केट्स करेक्ट हुआ था वो हाईस कल के ट्रेडिंग सेशन में ही क्रॉस कर लिए थे। सो क्लियर बाइंग इंटरेस्ट वहां पे ज्यादा है। चंबल फर्टिलाइजर ने भी रिलेटिवली एक अच्छा मूव दिया है वॉल्यूम्स के साथ में, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ आउट परफॉर्मेंस क्लियरली कोरोमंडल स्टैंड्स आउट और ये रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से 1440 1450 तक के नियर टर्म के टारगेट स्टॉक अचीव कर सकता है। मीनवाइल कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर इस समय थोड़े से मूव्स आ रहे हैं लास्ट कुछ मिनटों में। जी एंटरटेनमेंट, वो बोर्ड मीटिंग का जो डिसीजन आया फंड रेजिंग का, उसके बाद थोड़ा मूव आया यहाँ पर। शिल्पा जी हालांकि बैन में है, लेकिन कोई ट्रेड बनती है यहाँ पर कैश में? जी, यहाँ पे जी में अगर बात करेंगे डेफिनेटली एक मूव तो है, लेकिन क्योंकि बैन में है तो एफएनओ में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। और यहाँ पे ऑप्शन प्लेन भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, बट फिर भी अगर किसी को लेना है तो मुझे लगता है कि 145 के स्टॉप लॉस से आप इसमें एक लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा टूवर्ड्स टारगेट्स ऑफ 180 यहाँ से आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, बट टाइट स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 145 का ही रखिए। ओके, जी में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, लेकिन ये याद रखिएगा बैन में है काउंटर, तो ये डिलीवरी वाला ट्रेड है। 2000 करोड़ रुपीस दरअसल कंपनी फंड रेज पर अनुमति दे चुकी है। अब सरकार यहाँ पर बोर्ड ने अनुमति दे दी। अब वो किस रूट से रेस करते हैं, किस तरह का डिमांड आता है, उस लिहाज से उस पर नजरें रहेंगी, लेकिन मूवर ज़रूर है ये स्टॉक का। लेकिन जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि सरकारी कंपनियां आज वो फिर से एक थोड़ा सा फ्लेवर अपने फेवर में आता हुआ दिखा रही हैं, चाहे वो हैल हो, भेल हो, लंबी लिस्ट है इनफैक्ट पीएसयूज़ की। यहाँ पर एग्जैक्टली ट्रिगर पॉइंट्स क्या उभर कर आ रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और मार्केट्स में किस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा दिख रही है? यत्न हमारे साथ हैं बताने के लिए। तो बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स आज फोकस में हैं और बहुत सारे ऑर्डर विन्स आज पीएसयूज ने अनाउंस किए, जिसके कारण स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बीएचईएल की अगर हम बात करें तो यहाँ 7000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के पावर प्लांट्स के ऑर्डर आए हैं, जिसमें अदानी पावर और मिर्ज़ापुर पावर, इन 2 कंपनियों ने बीएचईएल को ऑर्डर दिए हैं। और ऑर्डर विन के बाद स्टॉक में इंटरडे में 15% का मूव, अभी भी लगभग स्टॉक 8.5% की तेज़ी के साथ आपको कारोबार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ज़बरदस्त तेज़ी स्टॉक में। इसके अलावा एनबीसीसी लगभग 490 करोड़ से ज़्यादा के इनको ऑर्डर्स मिले हैं और इस ऑर्डर विन के बाद भी स्टॉक में 7-8% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ऑर्डर का मोमेंटम यहाँ बरकरार है, अभी भी 5.5% की तेज़ी यहाँ बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम दूसरे पीएसयू स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ आरवीएनएल भी शुमार है। इनको भी ईस्टर्न रेलवेज से एक बड़ा ऑर्डर हाथ में लगता हुआ आता दिया है, तो 390 करोड़ का नया ऑर्डर और लगभग 4-5% की तेज़ी यहाँ भी। और आखिर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसरो के चीफ ने इनकी एक टेस्टिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है, जिसके बाद स्टॉक में इंटरडे में 10% की तेज़ी और अभी भी लगभग 6% की तेज़ी के साथ एचएल कारोबार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स। और अगर आप टॉप गेनर्स के लिहाज से देखें, भेल और हैल वायदे के टॉप प्राइस एक्शन वाले गेनर्स है। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। तो यहाँ पर एक चार्ट चेक मैं लेना चाहती हूँ, जिस तरह का मूव देखने को मिला है। भैती जी बताइए, भेल हैल दोनों में ही एक अच्छा खासा मोमेंटम प्राइस वाइज, लेकिन अगर आप चार्ट मैप कर रहे हैं तो अगले लेवल्स क्या रहेंगे जिन पर मूव आ सकता है? जी एचएएल के लिए तो जिस हिसाब से अब 20 डेमा के पास वापस स्टॉक आ चुका है 2 दिन की गिरावट के बाद, वो काफ़ी इंप्रेसिव है। हमें लग रहा है कि इसमें जो लेवल्स है 5100 तक का भी जोन इसमें देखने में मिल सकता है। तो पहला जो कि अभी रिसेंट हाई था, मंडे का हाई था, तो खरीदारी की चला रहेगी। फर्स्ट टारगेट जो इसमें दिख रहे हैं हमें वो 4900 के दिख रहे हैं, सेकंड टारगेट 5100 के। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है एचएएल में वो 4450 का एक एसएल मेंटेन करना है। बीएचएल की मैं बात करूं तो बीएचएल में अभी भी थोड़ा सा मोमेंटम उस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि आज इंट्राडे हाई जरूर उसने 20 डेमा को रीगेन करने का अटेम्प्ट किया था, लेकिन वहां से थोड़ा सा स्लिप होता हुआ देखने मिल रहा है। तो बीएचएल में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे, एचएल में इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है।
इस बीच हमने एक ट्रेड सुबह लिया था मानस के साथ, ABFRL 320 कॉल ऑप्शन एट द रेट 13 सुबह पिक किया था, वो 1915 पे ट्रेड कर रहा है। मानस बस एक ट्रेड के पर्सपेक्टिव से प्रश्न पूछ लेता हूँ, उस ट्रेड को बुक करना चाहिए इस वक्त? आई मीन ऑलमोस्ट 6 रुपये का स्विंग आ चुका है, दैट मीन्स डबल हो चुका है वो ऑप्शन। तो देखिए इंटरडे के हिसाब से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हालांकि चार्ट तो अभी भी अच्छे लगते हैं, शायद 330 तक इस तरह आपको 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाए। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से इंटरडे में अगर आपको ऑप्शन में इतना प्रॉफिट हो तो स्ट्रेटेजी तो यही रहनी चाहिए कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एक बार एबी फैशन में। चलिए एक बार यतिन के पास वापस चलते हैं। आज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में ज़ोरदार तेज़ी है। दरअसल ब्रोकरेज हाउस सिटी ने इस पर एक बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट तैयार की है। इस पर क्या है कहना है इस रिपोर्ट में, और HDFC बैंक पर भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है, उस पर क्या कहना है? यतिन बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेजेस? तो देखिए, जहाँ तक कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर्स का सवाल है, यहाँ जो रिपोर्ट आई है सिटी की, वो क्लियरली कह रही है कि IGL, MGL और गेल, ये तीनों कंपनीज फोकस में रहेंगी। जिस हिसाब से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में आपको एक कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बड़े प्लेयर्स को फ़ायदा होगा, जहाँ IGL, MGL जैसे कंपनीज का नाम शुमार है। इसके अलावा जो NDA गवर्नमेंट है, सिटी के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से शायद नेचुरल गैस को GST के एम्बिट में लाया जाएगा, और अगर नेचुरल गैस GST के अंदर आ जाता है तो शायद डिमांड और ओवरऑल मैट्रिक्स कंपनीज को फेवर करेगा, गैस के वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, जिसके कारण गेल, IGL, MGL जैसे काउंटर्स में ज़बरदस्त तेज़ी होने के आसार हैं। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पे सिटी काफ़ी बुलिश है, और गेल, IGL, MGL इस क्रम में वो स्टॉक्स पे बुलिश हैं। इसके अलावा HDFC बैंक पे भी UBS की रिपोर्ट आई है। उनके हिसाब से जो MSCI की वेट चेंज होने वाली है, जो आने वाला रीबैलेंसिंग है, FI की बिकवाली के चलते शायद HDFC बैंक को फ़ायदा हो, और रीबैलेंसिंग अगर MSCI की हो जाती है तो कहीं ना कहीं 3 से $6.5 बिलियन के इनफ्लो आपको HDFC बैंक में दिखाई पड़ेंगे, यानी 20,000 से 40,000 करोड़ से ज़्यादा के इनफ्लो आपको आते हुए नज़र पड़ सकते हैं। और रिटर्न ऑन एसेट्स, और अगर हम निम्स की बात करें तो दोनों में ही सुधार आ सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। इसके अलावा वैल्यूएशन के लिहाज से भी UBS को आकर्षक ये स्टॉक लग रहा है, और इसीलिए 1800-1900 के टारगेट्स इस पर्टिकुलर स्टॉक पे UBS और दूसरे ब्रोकरेजेस दे रहे हैं। ओके, तो आपने UBS का हाउस व्यू सुना। आई मीन HDFC बैंक पे ऑलमोस्ट 1900 के लक्ष्य। आशीष चतुर्मोता जी, अभी क्योंकि PSU बैंक्स को आपने बहुत अच्छी तरीके से खेला था, और ये अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, थोड़ा सा पेन पोस्ट इलेक्शंस रिजल्ट्स, HDFC बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में सबसे कम आई थिंक चला हुआ, और इवन एट इट्स 200 एक्सपेंशन अभी भी अवेलेबल है। आप लोगों ने अपनी जो थोड़ी सी जो पोजिशनिंग करी है अब पोस्ट आई थिंक दीज रिजल्ट्स, उसमें HDFC बैंक कहाँ अपीयर हो रहा है इस वक्त? बिल्कुल, तो इसमें HDFC बैंक का लोकेशन हमारे पास पहले भी था, और उसको थोड़ा हमने अभी और बढ़ाया है। वीरेंद्र, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइवेट बैंक्स का जो वेटेज है उसको थोड़ा बढ़ाने की अब हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन की कंफर्ट यहाँ पर पे है। और अभी जो बात है वो ये नहीं है कि ये स्टॉक कितनी जल्दी बढ़ेंगे। आज जो सिचुएशन है वो पोर्टफोलियो को हमको ये देखना है कि कौन से स्टॉक कम गिर सकते हैं, यहाँ जहाँ पर जब वोलेटिलिटी कम हो, तो वहाँ हमें लगता है कि HDFC बैंक एक बहुत ही सेफ स्टॉक है, जहां पर पे बेस अच्छा बन चुका है। और अभी आप जैसे MSCI की रीबैलेंसिंग की बात करें, उस फ्लोज के भी आने की एक बड़ी संभावना बन रही है, तो उसके चलते हमें लगता है कि एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस समय पे HDFC बैंक दे रहा है। साथ ही साथ हम ICICI बैंक के अंदर में भी काफी ओवरवेट है, तो हमें लगता है ये दो बैंक्स, HDFC बैंक और ICICI बैंक के टॉप पिक्स रहेगी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के अंदर में। और जहां तक PSU बैंक्स का सवाल है, तो देखिए अभी भी हमें लगता है कि SBI बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे जो स्टॉक है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इनकी क्रेडिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। तो इन दो बैंक्स में अभी तक के हमने कोई पोजीशन अंडरवेट नहीं किया। हमें लगता है कि इन स्टॉक्स के अंदर अभी भी एक बायस पॉजिटिव है, और कोई भी डिप में ये स्टॉक्स भी हमें काफी पसंद आते हैं। तो सरकारी बैंकों में ऑफ कोर्स इंटरेस्ट HDFC बैंक अपनी तरफ, अपने कारणों की तरफ से की वजह से अलग अलग एक्शन दिखाएगा। अच्छा, एक दो और पॉकेट्स जहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया है, आपके NBFCs, और NBFCs में दो स्पेसिफिक काउंटर शिल्पा जी, एक तो श्रीराम फाइनेंस और दूसरा मन्नपुरम फाइनेंस। कल तक दरअसल बजाज फाइनेंस की तरफ से भी पार्टिसिपेशन था, आज हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है इसमें, लेकिन ये बाकी दो या फिर इस NBFC बकेट में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है?
जी मैंने तो SBI लाइफ रेकमेंड किया है, वो भी अच्छे रन में है यहाँ पे। लेकिन मन्नपुरम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मन्नपुरम मुझे लगता है यहाँ से 185 से 200 के रेंज की तरफ एक अपसाइड में इसको अप्रोच ही कर रहा है। और यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस की बात करेंगे तो इसमें भी ऑप्शन चेन देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल OI अनवाइंडिंग है, जहाँ पे 2600 के ऊपर भी स्टॉक आपको जाते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है श्रीराम फाइनेंस का, तो आप यहाँ पे अराउंड 2420 पे भी मेंटेन करेंगे तो भी अच्छा है। यहाँ पर वो टारगेट्स ऑफ 2600, या फिर अगर आप मन्नपुरम में कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपने अपने ट्रेड को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में डालिए, जहाँ पे टुवर्ड्स 185 से 190 के आपको इमीडिएट टारगेट्स आते हुए मिलेंगे। तो मन्नपुरम में एक इंटरेस्टिंग ट्रेड 177.60 के आसपास ट्रेड करता हुआ। ऑफ कोर्स यहाँ पर देखना होगा कल RBI का स्टांस क्रेडिट पॉलिसी को लेकर क्या रहता है, किस तरह का यहाँ पर कमेंट्री आती है गोइंग अहेड RBI की तरफ से। एक सेकंड में थोड़ा रोक रहा हूँ आपको। मार्केट डील ऊपर आया, निफ्टी 22,700 के नीचे आया अब, और 22,700 का सिग्निफिकेंस क्या है कि एक बार 22,700 की पुट ले आई, डे लो नहीं है एग्जैक्टली, 22,642 तक भी गए थे हम। 22,700 के पुट देखते हैं एक बार, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रीमियम इस समय सस्टेन कर रहा है वो देखना थोड़ा ज़रूरी होगा। मार्केट में से पुट राइटिंग एब्सेंट थी, लेकिन आज फिर भी थोड़ी पुट राइटिंग हुई है। 51 रुपये से करीब प्रीमियम है यहाँ पर। 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है। ये जितना भी ओपन इंटरेस्ट आया ये सारा आज ही आया है। जो भी पुट राइटिंग हुई है सारी आज हुई है। कल तक जैसे वीरू भी बता रहे थे, कल तक तो मार्केट में कोई पुट राइटिंग थी ही नहीं। तो इस लेवल के सिग्निफिकेंस है, और आज का लो 22,640 22,645 से करीब है। तो वो लेवल बचना चाहिए। अगर वो लेवल टूटा तो मुझे लग रहा है एक्सपायरी थोड़ी दिक्कत वाली हो सकती है। इसके लिए मैं इस लेवल को वॉच आउट कर रहा हूँ। थोड़ा सा मार्केट में हायर लेवल से अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है आज। और ये प्रॉफिट बुकिंग दरअसल लीड कर रहे हैं कुछ सरकारी कंपनियां ही, स्पेशली पावर साइड पर। आप देखिए पावर ग्रिड थोड़ा सा और दबाव आए तो ये नेगेटिव टेरिटरी में जाएगा। दूसरी तरफ NTPC में ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली आना शुरू हो चुकी है। अदानी पोर्ट, एशियन पेंट जैसे काउंटर्स, ONGC जैसे काउंटर्स हैं, BPCL, L&T, SBI, जहां पर पिछले 10-15 मिनटों में 1% तक की पोजीशंस कुछ कूल ऑफ होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप चार्ट्स देखेंगे सब डे लो की तरफ फिसलने लगे हैं इन सभी काउंटर्स के, जहां पर पोजीशंस कुछ अनवाइंड होती दिखाई दे रही हैं। एक स्टॉक जहां पर लेकिन इसके विपरीत कुछ इंटरेस्ट आ रहा है वो है भारती एयरटेल। गावा जी एक बार नजर डालिए 1364 के करीब। अब भारती एयरटेल पर एक पर्सपेक्टिव तो ये बन रहा था पोस्ट इलेक्शंस वो टैरिफ हाइक शायद ये सारी टेलीकॉम कंपनियां करती हुई दिखाई दें, उस पर अभी भी कोई डिसीजन आना बाकी है। लेकिन गिरते या फिर थोड़े से फीके बाजार में कुछ पैसे बन पाएंगे भारती में पोजीशन लेकर? नहीं लगता है। गावा जी का संपर्क टेलीकॉम की बात करें और वहां पर उनका इंटरनेट कनेक्शन ही फ्रीज हो गया है। रुचित आप बताइए एयरटेल। ब्रॉडर ट्रेंड तो स्टॉक का काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। हमने पहले भी देखा है कि जो भी करेक्शंस आए हैं तो करेक्शंस में लोअर लेवल से बहुत ही जल्दी स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है। और इनफैक्ट जो परसों का जो पैनिक सेलिंग में लो बनाया था उसमें भी स्टॉक ने अपने 100 डेज के EMA स्टॉक में ब्रेक नहीं किए। सो ट्रेंड तो पॉजिटिव है स्टॉक का। यहाँ पे स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव रह सकता है और फिर से आई थिंक 1400 के ऊपर एक बार स्टॉक निकलता है फिर मोमेंटम काफी स्ट्रेंथ और ये स्टॉक में बढ़ सकती है। तो कोई एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। थोड़े से डिप में स्टॉक में अगर 1320 1330 जो सपोर्ट रेंज है अगर वहां पे आता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश बाइंग्स के लिए भी वहां पे फेवरेबल बन सकता है। ये तो फ्रेश बाइंग के लिए फेवरेबल रह सकता है काउंटर। फिलहाल डे हाई पर ट्रेड करता हुआ भारती एयरटेल। चलिए चार का चौका की तैयारी कर लेते हैं फटाफट से। हमारे सारे जानकार रेडी हैं। शिल्पा से जानेंगे सस्ता ऑप्शन। FNO सुपरस्टार आशीष बहेती देने वाले हैं। चार्ट का चमत्कार के लिए प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष चतुर्मोता हैं जिनसे एक मिड कैप फंडा पर्सपेक्टिव लिया जाएगा। तो शिल्पा जी पहले आप ही के पास आ रहे हैं, बताइए सस्ता ऑप्शन। जी हर्षिता जी सस्ता ऑप्शन सस्ता ऑप्शन अभी मुझे UPL पसंद आ रहा है। UPL में एक अच्छा खासा OI स्पर्ट है लॉन्ग साइड में, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 550 से लेके 560 के इसके नेक्स्ट टारगेट्स बन रहे हैं, तो थोड़ा सेफ प्ले करके 550 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 12 रुपये में ट्रेड कर रहा है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 8 रुपये का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 16, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 21 से लेके 24 के भी टारगेट आते हुए मिलेंगे। ओके तो पहला ट्रेड हो गया यहाँ पे सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से। अब चलते हैं FNO सुपरस्टार के लिए आशीष बहेती जी के पास। आशीष जी क्या पिक कर रहे हैं आप?
मिल रहा है और जिस हिसाब से स्टॉक ने बेस बनाने का अटेम्प्ट किया है 2 दिन की गिरावट में, वो काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की अल्केम लेबोरेटरीज जी खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे 4780 4780 का स्टॉप लॉस लगाकर 4980 का पहला टारगेट और 5080 पे सेकंड टारगेट के लिए। ओके, तो यहाँ पे आशीष जी का ट्रेड हो गया यहाँ पे अल्केम लैब। अगला ट्रेड पिक करते हैं प्रशांत सावंत जी के सौजन्य से। प्रशांत नहीं, मानस से ये ट्रेड ले लेते हैं। मानस बताइए चार्ट का चमत्कार क्या रहेगा? तो देखिए, चार्ट का चमत्कार के लिए बायोकॉन पे ध्यान दीजिए। बायोकॉन ने 2 दिन पहले जब करेक्शन देखने को मिला था तो एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया, फिर वी शेप रिकवरी देखने को मिली। आई थिंक स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। करंट लेवल्स पे एक ट्रेड ले सकते हैं। लॉन्ग साइड पे बायोकॉन में खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। 314 का स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन 345 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बायोकॉन में। बायोकॉन वो ट्रेड जो मानस ने आपको पिक करके दिया है चार्ट का चमत्कार में। आशीष चतुर्मोता के पास चलते। मिड कैप में कहाँ ट्रेड लेना है आशीष? हजरा देखिए, यहाँ पे हम मिड कैप फार्मा कंपनी के अंदर ही फोकस कर रहे हैं और उसमें ग्रैन्युअल्स हमें काफ़ी पसंद है। एक एपीआई प्ले है और काफ़ी एक अच्छा ये काम कर रही है और हमें लगता है कि इस कंपनी के अंदर में आप अगर से रिटर्न रेशियोज के हिसाब से भी देखें तो कंपनी करीब 15-16% की आरओसी बना रही है। ऑलमोस्ट 25 टाइम फॉरवर्ड पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और प्रमोटर होल्डिंग भी रीजनेबल है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी अब एक सेफ बेट के तौर पर देखी जाएगी क्योंकि फार्मा के अंदर में काफ़ी इंटरेस्ट आता हुआ नजर आ रहा है और उसमें हमें लगता है कि ग्रैन्युअल्स काफी अच्छा प्ले हो सकता है। 550 रुपए के स्तर में मेरा मानना है आने वाले 6 से 9 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। बट अगर से मीडियम टर्म व्यू ले तो मेरा मानना है 500 रुपए के स्तरों को जल्दी टेक्निकली स्टॉक क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। एज अ डिस्क्लोजर कि ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में इसकी जगह बनी हुई है और हम इसको ओन करते हैं और हमारा इसमें एक इंटरेस्ट पीएमएस के तौर पर बना हुआ है। ओके, तो हमने 4 ट्रेड्स पिक किए यहाँ पे और पहला ट्रेड आया था आज शिल्पा जी के सौजन्य से, वो था यूपीएल कॉल 450 की और पॉसिबल टारगेट ऑफ 16 और गलत वो शफल करके मैं आपको फिर दिखाऊंगा। मीनवाइल आशीष बैती जी ने पिक किया अल्केम लैब 4980 के लक्ष्य के लिए 4850 का स्टॉप लॉस। मानस जी ने अगला ट्रेड पिक किया, वो था चार्ट का चमत्कार और वो ट्रेड आया बायोकॉन 345 के लक्ष्य के लिए 327.65 पे ट्रेड करता हुआ। और अभी भी आशीष चतुर्मोता जी ने जो स्टॉक पिक किया स्क्रीन पर, आज का मिड के फंड है ग्रैन्युअल्स इंडिया और करीब 550 की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी समहाउ अभी तक 22700 की ट्रैजेक्टरी को सिक्योर कर रहा है, बट ये वही रेंज है आसपास की जिसके आसपास का हमें कल क्लोज मिला था और जो एक सब्सटेंशियल गेल देने में सक्षम रहा है वो है आपका निफ्टी आईटी। अच्छा आशीष, मैंने अभी आपसे निफ्टी आईटी पे कोई डेडिकेटेड प्रश्न नहीं पूछा। चतुर्मुता जी, मिड कैप लार्ज कैप आईटी में कोई स्टॉक पिक किया है या फिर लास्ट 20 दिन में ऐड किया है आप लोगों ने? फाइनेंस पे हमने पोजीशन ली है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में। हमें लगता है कि बहुत ही रीजनेबल एक डिस्काउंट पे ये अपने मिड कैप आईटी पीयर्स के सामने ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छी ग्रोथ स्टॉक ने लास्ट क्वार्टर में दिखाई और उसके बाद से एक अच्छे खासे इंटरेस्ट इस स्टॉक में देखने को नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि फ्रॉम रिटर्न ऑन इक्विटी पर्सपेक्टिव भी ये स्टॉक एक अच्छे नंबर्स एक अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी बना रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन एबिट मार्जिन क्लोज टू 46% की है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा जो कि करीब करीब 9000 के आसपास था और इवेंचुअली मैं मानता हूँ 10,000 रुपए तक के स्तर इस स्टॉक में आने वाले कुछ महीनों में आपको देखने को नजर आ सकते हैं। तो हमारी टॉप पिक होगी ओएफएसएस जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में जिसको हमने जगह दी है। तो ओएफएसएस दरअसल ये स्टॉक आपने पहले भी मेंशन किया और इसी के साथ आप प्रेफर करेंगे रहना। अच्छा, एक्साइड पर आशीष चतुर्मोता मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि ये एक स्टॉक है जिसने ईयर टू डेट पिछले 6 महीनों में आपको 62% तक के रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स वो ईवी वाला प्ले जिस तरह के इन्होंने करार किए हैं, किया जैसी कंपनी, ह्युंडई जैसी कंपनी, लेकिन वो स्टोरी आई थिंक डाइजेस्टेड है। जो निरंतर तेजी देखने को मिल रही है, जो पोजीशंस आ रही हैं, वो किस बेसिस पर अब आ रही हैं और यहां से आगे किस तरह की विजिबिलिटी है स्टॉक में और बेहतर रिटर्न्स की?
इसको हमने लास्ट टाइम शो पे भी डिस्कस किया था और हमने इसको एक टॉपिक के तौर पर भी इसको लिया था। आज स्टॉक ने इतनी वोलेटिलिटी में भी एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक के अंदर काफी अच्छा बना हुआ है और हमारा व्यू है कि ये स्टॉक इवेंचुअली 600 रुपए के स्तरों की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है। इसमें जो अभी इन्होंने जो किया के साथ हुंडई के साथ एक 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 कोलैबोरेशन किया, ये बहुत ही एक पॉजिटिव कोलैबोरेशन है। लिथियम आयन बैटरी के अंदर में एक बहुत बड़ी ऑप्शनैलिटी इस कंपनी के अंदर में देखने को नजर आएगी। साथ ही साथ रिप्लेसमेंट मार्केट के अंदर में भी एक्साइड की मार्केट लीडरशिप है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हमें लगता है, क्योंकि जब ऑटो स्पेस को आप देखेंगे तो अब तो ऑटो के अंदर में आप एक देख रहे हैं कि वापस से कंजम्पशन की अगर से हम बात करते हैं, रूरल रिकवरी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑटो साइकिल काफी पॉजिटिव रहेगी। इसी का कारण है आज बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक नए ऑल टाइम हाई छू रहे हैं। महिंद्रा ने नया ऑल टाइम हाई छुआ है। तो ये क्लियरली एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और जैसे मैंने कहा, लिथियम आयन बैटरी एक बहुत बड़ी ऑप्शनैलिटी के तौर पर काम करेगी, जहां पर पे किया के साथ एक कोलैबोरेशन बहुत ही पॉजिटिवली व्यू किया जाएगा। तो हमारा इंटरेस्ट है, हमें लगता है 600 रुपए के लेवल्स स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। एक्साइड इस पे एक फंडामेंटल व्यू, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग और फिर 22,700 की ट्रैजेक्टरी सिक्योर्ड एज ऑफ नाउ। बट मैं बीच में कुछ देर पहले मैं एक चार्ट खोल के बैठा था, आई थिंक वो था BPCL का, जरा स्क्रीन पे लेके आइएगा। सबसे कमज़ोर कड़ियों में बदली परिस्थिति में जो चार्ट्स हैं उसमें यही शामिल है। यहाँ पे मैं किसी शॉर्टिंग थॉट्स की बात नहीं करूँगा, बट शिल्पा जी, कल की लोअर शेडो, परसों की लोअर शेडो आपने देखी होगी। एज ऑफ नाउ वो लोअर शेडो यानी वो लोअर जोन्स जो है वो प्रोटेक्टेड है। कितने क्रिटिकल हैं आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। वो एक टिपिकल फ्लैग का रिवर्सल पॉइंट है, दैट मीन्स 550। शिल्पा जी, अभी ये आपको ब्रीच होने की पॉसिबिलिटी लग रही है 550 इस पर? आपका व्यू BPCL पे या फिर कोई अन्य OMC स्पेस में स्टॉक जो कि आपको शॉर्टिंग का कैंडिडेट लग रहा हो? जी, यहाँ पे अगर वीरेंद्र जी हम लोग देखेंगे तो 550 पे बहुत सबसे ज़्यादा पुट OI एडिशंस है, जहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो I mean the call writers are also aggressively placing their positions from 600 and above। तो यहाँ पे अगर आपको सेल करना है तो डेफिनेटली एक मौका बनता है जहाँ पे आप 600 के स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट्स ऑफ 550 से लेके 545। इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा और क्रिटिकल हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए रिस्क रिवॉर्ड स्टिल इन फेवर के आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। चलिए, तो 9 जून को 7:20 पर प्रधानमंत्री मोदी मोस्ट लाइकली शपथ लेंगे। देखिए, ये ले सकते हैं, हम थोड़ा सा अपने आप को हेज करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की ये इन्फॉर्मेशन है तो मोर और लेस आप ये मान के चलिए कि ये सही होगा। तो 9 जून को शाम को 7:20 पर लक्ष्मण जी, कितनी पुख्ता जानकारी मिली है आपको इस डेट और इस टाइम की? देखिए, 99.9% ये पुख्ता जानकारी है। थोड़ा सा हेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता तब तक बदलाव की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। लेकिन ये लगभग तय है कि 9 तारीख को 7:20 पर मोदी सरकार का शपथ ग्रहण होगा, राष्ट्रपति भवन में होगा और 7:20 कुछ खास मुहूर्त देख करके भी निकाला गया, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और विदेशी मेहमानों को जो न्योता भेजा गया है उनमें पहले 8 तारीख का था, उन लोगों को न्योता भेजते वक्त भी सूत्र कह रहे हैं उनको अब रिवाइज कर दिया गया, बुलाया गया है कि अब वे 8 के बजाय 9 तारीख की शाम में होगा। और तीसरा तथ्य यह है कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी 2 दिन पहले, उसमें भी कहा गया था कि राष्ट्रपति भवन 9 तारीख तक के लिए आम लोगों के लिए बंद है, यानी कि 9 तारीख तक कोई आदमी नहीं जा सकता है। इसका भी एक अंदाजा ये है कि 9 एक आखिरी तारीख थी जहां पे शपथ ग्रहण हो सकता था। तो अब ये लगभग कंफर्म होता दिख रहा है कि 9 तारीख को 7:20 पे शपथ ग्रहण होगा। 2 घंटे पहले से मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है, फिल्मी हस्तियों को बुलाया गया है और भव्य तैयारियां शुरू हो रही हैं। तो ये कोई इनवाइट देखा आपने जिसकी वजह से आप थोड़ा सा रीजनेबली कंफर्म्ड है? ये इनवाइट दरअसल जाता है राष्ट्राध्यक्षों को जाता है, लेकिन जिस कह सकते हैं कि जिस चैनल से जाता है उस चैनल से भी हमने कंफर्म किया, तो हमारी बातें सूत्रों ने कंफर्म की। ओके लक्ष्मण जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 9 तारीख को मैच भी होगा और 9 तारीख को शपथ ग्रहण भी होगा मोस्ट लाइकली, और मैच भी शायद उसी टाइम पे होगा, 8 PM। तो शपथ ग्रहण देखने के बाद आप शपथ ग्रहण देखिए, उसके बाद मैच देखिए।
चलिए, तो ये अपडेट आ गया। अब उसके बाद आई थिंक फिर अगले हफ्ते कैबिनेट फॉर्मेशन पर काम शुरू हो जाएगा अनुज। बिल्कुल, उसके बाद और ये कैबिनेट फॉर्मेशन मेरे ख्याल से उसके अगले 2-3 दिन में ही हो जाना चाहिए, वही मिड वीक तक हो जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसके बाद बजट आना है और बजट की भी एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होती है। जुलाई के फर्स्ट वीक में शायद लाना होता है बजट, जो फर्स्ट या सेकेंड वीक में, तो उस पर भी काम शुरू हो जाएगा उसके बाद। तो ये चीज़ सब क्लियर होती जा रही है यहाँ पर कि 7:20 पर 9 जून को आपका, तो एक अनसर्टेनिटी, एक लेवल की तो अनसर्टेनिटी अब आउट द वे हो रही है, ठीक है ना। अब उसके बाद किस तरीके की सरकार आती है, कौन मिनिस्टर्स होंगे, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, कैसा बजट होगा, अब उसके बाद मार्केट उसके ऊपर चले। तो अगला बड़ा ट्रेड फिर उस लिहाज से वो कैबिनेट फॉर्मेशन वाला ही बनेगा, अगर इफ एट ऑल स्विंग आना है। अच्छा, इस बीच निफ्टी बैंक में एक बहुत तेज उछाल आया है। कंसिडरिंग तेजी से हम टूटे भी थे, तो लगभग 100 पॉइंट ऊपर 49,165 के आसपास, और 22,700 से फिर दूरी बनाने की कोशिश यहाँ पर निफ्टी करता हुआ 22,755 के आसपास तक के लेवल्स यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो स्विंग्स हैं, दोनों तरफ के दरअसल मूव्स देखने को मिल रहे हैं। और ये शिल्पा जी का जो ट्रेड दिया था SBI लाइफ, वो काफ़ी सही बैठा है, करीब 3.5% तक की तेजी और यहाँ पर करीब 1.1% तक के गेन्स पिछले 1 घंटे में साफ तौर से और जुड़ रहे हैं। ऑफ कोर्स भारतीय एयरटेल, TCS, इन्फी जैसे काउंटर्स आउट परफॉर्मर्स है। अब आयशा में भी कुछ थोड़ी सी एक्टिविटी जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। मानस, आयशा पर क्या ट्रेड बन रहा है? देखिए, आयशा बिल्कुल नजर में था, क्योंकि पैटर्न काफी पॉजिटिव हो रहा है। 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन किया है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। स्टॉप लॉस 4640 का लगाना है, लेकिन पिछला हाई भी टच हो सकता है। लेकिन अगर आपको अभी 1 से 2 दिनों के टारगेट सेट करने हो तो वो 4840 के रहेंगे। 4840 के टारगेट के लिए आयशा में थोड़ा सा मोमेंटम है, तेजी की पोजीशंस ली जा सकती हैं। देखिए, आज निफ्टी बैंक थोड़ा सा वॉलेटाइल है, कल वैसे भी रेडार पर रहेगा, क्योंकि कल RBI की दरअसल क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होगा। MPC फाइनली क्या डिसाइड करती है उससे पर्दा उठेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए, नई सरकार के गठन की तैयारियां एक तरफ शुरू हो चुकी हैं, दूसरी तरफ RBI का स्टांस क्या रहेगा। रेट के लिहाज से बड़ा एक्शन आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन दूसरी चीजें हैं, ग्रोथ को लेकर क्या ट्रैजेक्टरी, इन्फ्लेशन को लेकर क्या बयान आते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा। इनफैक्ट आशीष ने आज CNBC आवाज के MPC के जानकारों से बातचीत भी की और एक डिटेल्ड एनालिसिस भी इनके हाथ में है। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार और MPC मेंबर्स हमारे, आशीष? तो मैंने मेंशन भी करा था उस समय कि भाई अब हो गया, लार्जली वो 2024 जनरल इलेक्शंस हमारे पीछे, शायद मोटा मोटी सब डाइजेस्टेड है, तो अब फोकस शायद गियर शिफ्ट करना चाहिए हमको कल सुबह आने वाली उस क्रेडिट पॉलिसी के आउटकम पर। लास्ट टाइम आप लोगों को पता है ब्याज दरों में छेड़छाड़ हुई थी फरवरी 2023 में, जब 25 बेसिस पॉइंट से दरें बढ़ाई गई थी। 1.25 साल हो गए हैं, 7 पॉलिसीज निकल गई हैं, ब्याज दरें जस की तस खड़ी हुई हैं। ऐसे में इंटरेस्टिंग था तीनों के कमेंट्स। पहले मैंने, लेकिन जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था, मैंने सोचा इतने दिनों से हम लोग बाजार के तमाम दिग्गजों से बातचीत कर रहे हैं, एक ही जगह इस तरह के देश के जाने माने अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा उनसे भी जाना जाए। ये जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है, पहला सवाल मैंने इन सबसे पूछा था कि आपके अंदर का जो इकोनॉमिस्ट है, क्या आप वरीड है फिस्कल को लेकर? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशल स्टेट के पैकेजेस और शायद पॉपुलिज्म का डोज, पर कोई भी इकोनॉमिस्ट इस समय चिंतित नहीं है इस बात को लेकर, कोई फिस्कल को लेकर वरीड नहीं है। और इनफैक्ट सबको कंफर्ट बहुत ज्यादा है आरबीआई के उस डिविडेंड डोल आउट के चलते। अगला सवाल मेरा यह था कि क्या कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फीलिंग सीपन हो रही है, क्योंकि अभी अभी हमने जीडीपी के बढ़िया आंकड़े आते हुए देखे थे कि कहीं वो ग्रोथ मोमेंटम पे लगाम लगती हुई, ग्रोथ मोमेंटम ठंडा पड़ता हुआ नजर आएगा। दो ने माना था कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ मोमेंटम जस का तस रहेगा। एक अदिति जरूर कह रही थी हां ठंडा पड़ेगा, पर उनका कहना था वो वैसे ही फैक्टर इन कर रही थी FY24 के बाद FY25 की पहली छमाही ठंडी पड़ेगी, ना कि इलेक्शन वर्डेड रिलेटेड कोई भी आउटकम है। फिर वो ब्रेड एंड बटर सवाल, भाई इस बार क्रेडिट पॉलिसी में एमपीसी क्या डिसाइड करेगा, ब्याज दरों में क्या स्टेटस के होगा या कोई बदलाव एक्सपेक्टेड है? सब के सब एक वॉइस में कह रहे हैं ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ इस बार आप एक्सपेक्ट मत करिए। तो मेरा बट ऑफिस अगला सवाल था फिर
कि ब्याज दरों में कटौती फिर आप कब एंटिसिपेट कर रहे हो भाई? यहां से अब तो सिर्फ 3 एमपीसीज बची, क्रेडिट पॉलिसीज बची हुई हैं, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर की। शायद इस साल के लास्ट क्वार्टर, अक्टूबर से दिसंबर पीरियड में आप पहली ब्याज दरों में कटौती एक्सपेक्ट करें। अदिति थोड़ा सा पहले मान रही है अक्टूबर के आसपास, इसीलिए क्योंकि उनका मानना है अगर मॉनसून कंफर्टिंग हो गया तो हो सकता है आरबीआई उससे समय से पहले मूव कर जाए। फिर मेरा अगला सवाल था, इन सब से ही था, जब ब्याज दरों में छेड़छाड़ नहीं हो रही है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं कि दरें रिड्यूस होती हुई नजर आएंगी, तो क्या इस बार आप पॉलिसी स्टैंड में बदलाव एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन से क्या आप न्यूट्रल की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो? कोई नहीं कह रहा। वो स्टैंड भी जस का तस रहेगा, यानी ना दरें घटने वाली हैं, ना स्टैंड में कोई बदलाव देखने को मिलेगा। फिर बेसिक हाइजीन क्वेश्चंस, बढ़िया FY24 के जीडीपी परफॉर्मेंस के बाद FY25 के लिए अपवर्ड रिवीजन एक्सपेक्टेड है? कोई नहीं मानता, कोई बदलाव नहीं होगा जीडीपी के फोरकास्ट में। फिर अगला सवाल था महंगाई को लेकर, इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस को लेकर, क्या आरबीआई उसमें टिंकरिंग करेगा? कोई नहीं मानता, सिर्फ सौगत भट्टाचार्य कह रहे हैं हाँ हो सकता है माइनर सी टिंकरिंग आए, और आई तब क्लैरिटी आएगी कि शायद दिसंबर में दरें घटती हुई नजर आएंगी। लास्ट सवाल सिर्फ कंफर्ट देने के लिए मैंने उनसे पूछा था, आप लोग इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर अभी भी उतने कॉन्फिडेंट हो या नहीं? मैंने असल में विकल्प पता है क्या दिए थे? बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा, एंड आई रिजर्व माय कमेंट। प्रोड्यूसर साहब ने एक ही जामा पहना दिया है, लेकिन सबका आंसर था बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, हमारी अर्थव्यवस्था डिरेल नहीं होगी, इकोनॉमी वैसे ही पटरी पे चलती नजर आएगी। आशीष, बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमी उसी तरीके से पटरी पर चलती आएगी, और इसका फिर मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि संडे को 7:20 पर वो स्वेरिंग इन होगी। बाजार में पिछले 2 दिनों से अच्छी रिकवरी है, खासतौर से सरकारी कंपनियों में जो 25% स्टॉक गिरे थे रिजल्ट वाले दिन। इन्वेस्ट पीएमएस के पार्टनर एंड हेड ऑफ रिसर्च अनिरुद्ध गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे समझते हैं अब यहाँ मार्केट को कैसे अप्रोच करें। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, क्या अब मार्केट में पोर्टफोलियो अप्रोच रहेगी यहाँ से? क्या इन्हीं स्टॉक्स में वापस एंट्री की जाए जो रिजल्ट के बाद थोड़ा सा लड़खड़ा गए थे और 20-20, 25% गिर गए थे? गुड आफ्टरनून अनुज जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं तो बोलूँगा एक बहुत अच्छा इवेंट था। अगर हम देश के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो हम सब चाहते थे कि एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट आए। एग्जिट पोल भी ये दिखा रहे थे, मैं बहुत हैरान था कि सब एग्जिट पोल कैसे गलत हो गए। बट यस, मार्केट में जब भी कोई बैड न्यूज आती है अनुज जी, इट इज वेरी वेरी गुड फॉर अ इन्वेस्टर। तो अगर आपको किसी भी कंपनी में जिसमें आप जाना चाहते थे, जो आपको महंगी लग रही थी, जो आपको लगता था कि ये मैं कंपनी कब खरीद सकता हूँ, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी मार्केट ने, जो 25-25, 30-30% जैसे आपने कहा वो कुछ कंपनियां सस्ती मिल रही थी। एंड जब हम ऐसे बैड न्यूज में फॉल के साथ बैड न्यूज भी अगर हो, अगर हम उस टाइम पे रिएक्ट करके थोड़ा हौसला दिखा के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं, तो मुझे लगता है मार्केट में जो अल्फा जनरेशन है उसको करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। अच्छा, आपका एक और व्यू मैं जानना चाहूँगा। अभी काफ़ी समय से हम एग्रेसिव स्पेस को चेस करते थे, बैंक्स हो गया, डिफेंस कंपनियाँ हो गई, रेलवे हो गया, थोड़ा क्या अब इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ आई थिंक डिफेंसिव्स क्या जोड़ा जाए? आपकी अप्रोच भी क्या रही है ये? फॉर इंस्टेंस आईटी, जो कि इस वक्त ऑलमोस्ट CY24 की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, पिछले 2 दिन से जो करेंसी की सॉफ्टनेस है वो एक स्विंग प्रोवाइड कर रही है ऑन द हाई साइड, बट डिसाइसिव मूव नहीं है अभी तक। आईटी को थोड़ा सा और वरीयता देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और स्पेस देना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में इस वक्त क्या? वीरेंद्र जी, हमने ये करके देख लिया, और मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहने में कि हमारे ये सारे एफर्ट्स जो पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के थे, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डिसीजन, इसमें डिसीजन होते हैं और डिसीजन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, और मार्केट में टाइमिंग करनी बहुत मुश्किल है। तो अब मुझे तो यही समझ आया है कि आप मार्केट में जहां आपको अगले 2 साल की अच्छी ग्रोथ दिखती है, आप वहां पे रहिए। उसके साथ जहां आपको लगता है कि मार्केट इन्फ्लेटेड है, या अगर आप अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हेज करके एक बेटर ऑप्शन आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो कंफर्टिंग सेक्टर्स हैं, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, या जो पिछले बार के सेक्टर्स जैसे प्राइवेट सेक्टर, बैंक्स, इन सब सेक्टर्स में अल्फा जनरेशन मुश्किल है, नो डाउट।
अगर मार्केट में एक फॉल आएगा तो आपको उस फॉल में ग्रोथ वाले सेक्टर्स में करेक्शन ज्यादा देखनी पड़ेगी। बट यस, जो आप रैली मिस कर देंगे, अल्टीमेटली अगर आप बिल्कुल भी ठीक हुए तो आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता टाइमिंग करके। तो मुझे तो इन्वेस्टेड पीएमएस में यही समझ आता है कि ग्रोथ स्टॉक्स में ही रहिए, और अगर करेक्शन एक पार्ट है, उस करेक्शन को सही है, तभी आप जो ग्रोथ स्टॉक्स आपको रिटर्न डिलीवर करेंगे तभी आप उसके हकदार हैं। जहां पे आपको लगे कि मार्केट बहुत महंगा है या कोई करेक्शन आ सकती है या कोई बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आती है मार्केट में, वहां पे आप अपने पोर्टफोलियो को हेज करके चलिए। एंड स्पेशली एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मार्केट में जब कोई गुड न्यूज आती है उस टाइम पे आप मार्केट में एंट्री ना करें, रेदर एंट्री एक बैड न्यूज पे करें, आपको एक कुशन मिल जाता है। बैड न्यूज गुड न्यूज अब वो क्या आएगी, ओनली टाइम विल टेल। एक तो झटका ऑफ कोर्स एग्जिट पोल ने दिया था, उसको आप हाइंडसाइट में बैड न्यूज भी कह सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी अनुरुद्ध, लास्ट टाइम जो हमने बातचीत की थी आपने मेंशन किया था आपने अपनी पोजीशन HDFC बैंक और दूसरे इन निजी बैंकों में बढ़ाना शुरू की थी। आई एम अज्यूमिंग कि वो पोजीशन अभी बरकरार है, लेकिन क्या आप और ऐड कर रहे हैं इन बैंक्स फाइनेंशियल्स में? मैम कंपनी वाइज बात नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि जो डिफेंसिव्स हैं या पिछली बार के सबसे अच्छे चले हुए सेक्टर्स हैं, जैसे प्राइवेट बैंक्स, फार्मास्यूटिकल्स, FMCG, हम उन सेक्टर्स में अब आगे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मार्केट ने किसी भी रीजन से हमें थ्रो करी और हमने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। तो अब यहाँ से एक थ्योरी ये बनी थी कि FMCG स्टॉक्स में शायद अच्छा मूव आया, क्योंकि कोलिशन सरकार में नॉर्मली थोड़ा फोकस होगा फ्रीबीज पर या थोड़ा सा और जो पॉलिसीज़ होती हैं, और वो शायद FMCG कंपनियों, कंजम्पशन कंपनियों के लिए शायद एक फ़ायदे का सौदा साबित हो। क्या ये थ्योरी सही रहेगी? अनुज जी, मुझे पर्सनली इन्वेस्टमेंट में हम वो कंपनियां ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें वैल्यूएशन एम्बिग्यूटी होती है, क्योंकि जिन कंपनीज में जैसे जो FMCG कंपनीज हैं, हाँ ये टेम्परेरीली आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि एक अच्छा मॉनसून आने जा रहा है, गवर्नमेंट इस झटके के बाद थोड़ा पॉपुलिस्ट मेजर्स भी लेगी, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो रिलेटिव ग्रोथ है, वो तो उन्हीं कंपनीज की तरफ रहेंगी जो इस बार के नए सेक्टर्स हैं, और जिन कंपनीज की तरफ वैल्यूएशन एम्बिग्यूटी है। जिन कंपनीज को जब तेज होती है तो लगता है बहुत तेज हो गई, जब गिरती है तो लगता है कि रन खत्म हो गया, द बुल रन इज ओवर। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप ढंग से अंदर जाके इनके ऑर्डर बुक्स और इनके वैल्यूएशन स्टडी करेंगे तो आपको ये कंपनी ज्यादा महंगी नहीं लगेंगी। कोई कंपनी के तेज हो जाने से मुझे नहीं लगता है कि वो महंगी हो जाती है, अगर उसकी अर्निंग्स भी ग्रो हो रही हैं तो मैं ये देख रहा था इनमें से कुछ कंपनीज एक पेग के नीचे मिल रही थी अब जब मार्केट में क्रैश आया। तो हाँ, हमें ये सब फैक्टर्स कंसिडर करके अपनी लॉन्ग टर्म बेट लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। मीनवाइल देखिए, एक बार निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लगाइए, और अगर वो टाइम स्टैम्प उसमें लगा देंगे ना आप, जब वो लक्ष्मण जी ने वो न्यूज़ ब्रेक करी थी कि एग्जैक्ट टाइम के साथ कब स्वेलिंग इन होगी, तो वो अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसे मौके पर आपको वैसे CNBC आवाज़ देखना चाहिए हर्षिता और वीरू, क्योंकि बिल्कुल राइट एट द मोमेंट बस वही बॉटम था मार्केट का। जो 250 पे वो न्यूज़ आया, वहीं से मार्केट ने फिर आई थिंक 100 पॉइंट निफ्टी भाग गया होगा उस पॉइंट से मेरे ख्याल से। निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट रेड में था, वो वहाँ से करीब 250 पॉइंट भाग गया। तो क्योंकि वो एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन हमने जो आपको दी थी टाइम के साथ एग्जैक्टली दी थी, उसके बाद से मार्केट में मूव आया, और देखिए कितना शानदार मूव इस समय, और एक्सपायरी वाले दिन सोचिए आपको 100 पॉइंट का मूव मिल गया निफ्टी में उसकी वजह से। स्ट्रॉन्ग मूव। जैसे अगर आप देखें शपथ ग्रहण के टाइमिंग, डे, सब कुछ अगर आप देखें, लक्ष्मण जी ने इसके CNBC आवाज़ पर रखा, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव है, बाजार को कन्विक्शन थोड़ा बहुत मिलता है। अच्छा अनिरुद्ध जी, एक चीज़ मैं पूछूं आपसे, ये बदले हालात में, मतलब इस सरकार का जो गठन होगा उसमें 2 दल और मौजूद होंगे, तो इनफैक्ट कल हम ये वॉइसेस सुन रहे थे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग की है। ये आई थिंक प्रारूप इस नई सरकार का आपको, मतलब एज ए फंड मैनेजर खुद भी, आप किन स्पेसिस पे अब कंफर्टेबल नहीं होंगे जिनको आप थोड़ा सा साइड में रखना चाहेंगे? हमने CY23 के सेकेंड हाफ में, इवन आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर ऑफ CY24 में OMCs में सबसे बड़े मूव देखे थे। क्या ये कुछ ऐसी पॉकेट्स होंगी जिसको अब थोड़ा सा आप अवॉइड ही करेंगे?
वीरू जी मुझे नहीं, मैं हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कंपनीज अभी भी अवॉइड करने वाली हैं, दो इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय एंड सेल, बट ओवरऑल आप देखिए एक जो चेंज शुरू करा मोदी जी ने, जो पिछले 3-4 साल में मार्केट में प्ले आउट हो रहा है, हम इस टाइम ये जरूर कह सकते हैं कि वो ज्यादा एविडेंट हो गया है, हर किसी को उस चेंज का पता लग गया है, बट अल्टीमेटली विनर तो वो होगा जो लॉन्ग टर्म लेके रखेगा। मार्केट में जब भी कोई इवेंट आता है, देयर कम्स अ लॉट ऑफ लिक्विड मनी, और बहुत सारी लिक्विड मनी आ जाती है शॉर्ट शॉर्ट बग, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट एंड अर्ली बक कमाने के लिए, बट अल्टीमेटली जब इवेंट डाई डाउन हो जाता है, विनर वो ही रहता है जो कि इनको होल्ड, अपनी कन्विक्शन पे खड़ा रहता है और इनको लॉन्ग टर्म होल्ड करता है। हमने बहुत कंपनीज देखी, हम जब हिस्टोरिकली बात करते हैं कि यूनिटेक 5 रुपए से चला 400 रुपए हो गया या कुछ, ये सब बातें करने में अच्छी लगती, बट समझिए कि मेन तो यही है कि कौन एक कंपनी को जिसमें पोटेंशियल है उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखता है, एंड आई बिलीव इन कंपनीज में अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, एंड गोइंग फॉरवर्ड प्राइवेटाइजेशन इज यू नो एक बहुत ही ज्यादा डिमांड है इंडिया की। ये एक अगले 5 साल इंडिया के साल हैं, और इस टाइम पे इन पे डाउट करना मुझे नहीं लगता ठीक रहेगा। तो OMCs पर अभी कोई नेगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं है। इवन आई थिंक इन थोड़े से अगर आप देखें बदले सरकार के स्ट्रक्चर में, OMCs में कोई आई थिंक नेगेटिव व्यूज़ नहीं है अभी। एक दो स्पेस को और देख लेते हैं जिस पर शायद मैं आपसे बात करना चाहूँ। मैंने आपसे IT पे बात करी, मैंने आपसे फार्मा पे बात की, FMCG पे बात की, एक दो पॉकेट्स को लेकर और बात करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा बाजार का कन्वेक्शन अदर पॉकेट से ज़्यादा रहा है। फॉर इंस्टेंस ऑटो, आपने M&M में एक ड्रीम रन देखा, आपने CY24 मतलब CY23 में इनफैक्ट टाटा मोटर्स को लीड करते हुए देखा, अशोक लेलैंड एट ऑल टाइम हाई, मतलब गुंजाइश कहीं पर भी नहीं है। आप चाहे वो टू व्हीलर सेगमेंट को देखिए, आप कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को देखिए, आप पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को देखिए, आप बैटरी सेगमेंट को देखिए, आप सेलेक्टिवली किसकी तरफ झुकाव आपका ज़्यादा है इस वक्त ऑटो में? देखिए ऑटोज में मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नजर आती है। ऑटोज इंडिया या क्या पूरा दुनिया एक प्रीमियमाइजेशन से गुजर रही है, एंड लोग पैसे खर्च रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उधर से फेड ने बोल दिया है कि अब इन्फ्लेशन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब जिस चीज की वेट हो रही है कि रेट कट कब आता है, और मार्केट्स चाहे वो स्टॉक मार्केट्स हो या कमोडिटी मार्केट्स हो, वो रेट कट के लिए वेट नहीं करती हैं, वो अपना जो आगे की डिस्काउंटिंग है उसको पहले ही करना शुरू कर देती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कंपनीज मेटल प्राइजेस को, इनपुट प्राइजेस को आगे पास ऑन कर पाएंगी, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट जो लग्जरी रियल एस्टेट कंपनीज है वो पास ऑन कर पाएंगी। एक 25 करोड़ या 10 करोड़ का जो घर बेच रहे हैं उनको नहीं फर्क पड़ता कि सरिया कितने का आया, बट जिन लोगों के लिए इनपुट प्राइसेस बहुत मैटर करते हैं, जैसे कि मेटल कंपनीज, ऑटो कंपनीज, इनमें मुझे ऐसा लगता है ओइंग टू द हाई वैल्यूएशंस राइट नाउ, बिकॉज एक चीज समझिए, हमें ऑटो कंपनीज को कंज्यूमर कंपनीज, कमोडिटी कंपनीज ही समझना चाहिए, बिकॉज हर 5-6 साल बाद 7 साल बाद इनकी रिन्यूअल की बारी आती है, और दे बिहेव लाइक कमोडिटी कंपनीज। सो मुझे ऑटो कंपनीज यहाँ से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं, बट हाँ ऑटोज में जो नया खेला खेलेंगे, जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज में जाने की कोशिश करेगा, या इलेक्ट्रॉनिक ईवी कार्स के चार्जर्स में जाएगा, या ओवरऑल हम कहें इनके डिजाइन में जाएगा, तो उन कंपनीज पे हम फिर भी ऑटो सेगमेंट में बुलिश हैं। अच्छा, वेरी क्विकली, पावर कंपनियों में अब कितना और तेजी का आलम बन सकता है कंसिडरिंग, और पहले आप लोगों का एक्सपोजर है या नहीं, जिस तरह की गर्मी है, जो पावर डिमांड के आंकड़े हमने देखे आते हुए, और अक्रॉस द बोर्ड वो तेजी रही है, चाहे वो निजी पावर सप्लाईज हो, सरकारी कंपनियां या फिर पावर फाइनेंस कंपनियां भी, तो यहाँ पर एक तो कितना एक्सपोजर और लेने की गुंजाइश दिख रही है? देखिए इंडिया इस ये जो $4 ट्रिलियन to $10 ट्रिलियन मार्क होता है, तब किसी भी देश में जो पावर की कंजम्पशन है, और स्पेशली इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर एज की दुनिया में, सुबह से शाम तक सब कंप्यूटर पे ही चल रही है दुनिया, तो आने वाले टाइम में पावर की जो डिमांड है इंडिया की, मैं तो बोलता हूँ अभी बहुत बढ़ गई है और आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली है, और साथ में एक शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये दोनों चीजें रियलिटी हैं, एंड आई थिंक करंट प्राइम मिनिस्टर के एजेंडे में टॉप मोस्ट हैं
इंडिया को वर्ल्ड ओवर देखा जा रहा है हम ग्रीन एनर्जी में वर्ल्ड के लीडिंग कंट्रीज में रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पावर सेक्टर इज वेरी अट्रैक्टिव, बट अ डिस्क्लेमर दैट वी हैव पोजीशंस इन दिस सेक्टर। ओके, चलिए एक काम करते हैं अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब लौटेंगे तो कल की तैयारी करेंगे फिर। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है वो जान लेते हैं। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून। देखिए, दो स्टॉक जो आज डीलर्स के फोकस रेडार पे हैं। सबसे पहले भारती एयरटेल, यहाँ काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं स्टॉक में अच्छा एक अप ट्रेंड बना हुआ है। आज भी एक बड़ी एफआई खरीदारी कर रही है, ऐसा डीलिंग रूम का मानना है। और ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप देखें तो लगभग 10 लाख शेयर्स नीचे है, यानी शॉर्ट कवरिंग कुल मिला के यहाँ देखने को मिल रही है। और डीलर्स को लगता है यहाँ से भी 20 से 30 रुपये का अपटिक आपको जून फ्यूचर्स में देखने को मिल सकता है, इसीलिए यहाँ एक BTST की ट्रेड सुझा रहे हैं। इसके अलावा AB कैपिटल, ये भी एक स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज पूरा का पूरा बिरला ग्रुप अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर ग्रुप में। AB कैपिटल की बात करें तो 235 से लेकर 245 तक के पोजिशनल टारगेट्स यहाँ डीलर्स अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट आज 5% बढ़ा हुआ है और फ्रेश बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है। AB कैपिटल जैसे ट्रेड्स स्क्रीन पर आ रहे हैं। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। अच्छा, बाय द वे ITC भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि आज ऑफ कोर्स वो शेयर होल्डर्स के पास मामला जाना था होटल कारोबार के डीमर्जर के लिए जो मंजूरी लेनी थी। शेयर धारकों की तरफ से डीमर्जर को मंजूरी मिल गई है। होटल कारोबार को अब अलग करता हुआ ITC दिखाई देगा। याद रखिएगा ये होटल्स का जो स्वैप रेशियो है वो पहले ही अनाउंस किया गया है। यहाँ पर आपको आई थिंक एक होटल का शेयर मिलेगा फॉर एवरी 10 शेयर्स ऑफ ITC, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। 1:10 के आसपास तक का रेशियो अनाउंस किया गया था। अब देखना यही होगा कि कितनी जल्द दरअसल ये कंपनी लिस्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये इनफैक्ट एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही वो अप्रूवल मिलता हुआ स्टॉक आपके सामने ITC का 1.5% ऊपर 436 के आसपास ट्रेड दिखा रहा है। इस पर एक क्विक टेक प्रशांत अगर आप दें चार्ट्स के आधार पर। इनफैक्ट आज के 12 बजे के शो में मैंने ये रेकमेंड किया हुआ है। यहाँ पे बेस फॉर्म बनी हुई थी, वॉल्यूम्स अच्छे और मुझे लग रहा है 425 स्पॉट क्लोजिंग के स्टॉप लॉस से इसमें बने रहना चाहिए। आपका जो स्विंग हाई बना था 445-50, ये तो कंफर्टेबल टारगेट नजर आ रहे हैं, बट अगर इसके ऊपर सस्टेन करें तो शायद 460-65 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। ओवरऑल पैटर्न बहुत पॉजिटिव। ओके, ओवरऑल पैटर्न बहुत पॉजिटिव। मीनवाइल एक बार बायोकॉन का चार्ट लेकर आइए और देखिए किस तरीके की यहाँ पर आज बाइंग हुई है। स्टॉक ऑलमोस्ट 10% ऊपर अब ये लास्ट कुछ मिनटों में शानदार मोमेंटम। सुबह से इसमें खैर तेज़ी थी लेकिन लास्ट 1 घंटे में ज़बरदस्त तेज़ी। चलिए BTST STBT कॉल्स लेते हैं। गाबा सर क्या कैरी करेंगे? मैं कह रही हूँ IT क्षेत्र में टेक महिंद्रा अच्छा लगता है। 1315 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 1300 का 15 रुपए, टारगेट 1350। यस, टेक महिंद्रा पर। ओके, टेक महिंद्रा गाबा सर की पिक कल के लिए। शिल्पा जी आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? जी, मुझे IEX अभी भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हाई है। सुबह इसको मैंने प्रॉपर्टीज लिया था, मैं रेकमेंड किया था, एक बार हमने प्रॉफिट बुक भी किया है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी अच्छे से होल्ड कर रहा है। फ्यूचर्स 163 पे है, अब 161 का ही स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है ये वापस 167 168 तक आपको दिखाना चाहिए एक ट्रेड। ओके, IEX आशीष बहती जी आप क्या पिक कर रहे हैं कल मॉर्निंग के लिए, फ्राइडे के लिए? वीरेन जी, ओवरऑल रियलिटी में खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है इसका, तो 1880 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है 1930 और 1950 के टारगेट्स के लिए। ओके, ओवरऑल रियलिटी में एक अपॉर्चुनिटी। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, मेरा ट्रेड रहेगा AB कैपिटल पे। AB कैपिटल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। करंट लेवल्स पे AB कैपिटल में खरीदारी करिए 219 रुपए के स्टॉप लॉस से 234 रुपए 235 के टारगेट्स पॉसिबल हैं। 225 का कॉल ऑप्शन जो 8 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 6 रुपए की स्टॉप लॉस से 12 रुपए के टारगेट के लिए भी खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो ये फिलहाल AB कैपिटल में एक ट्रेड जो मानस के रेडार पर है। प्रशांत, तेजी या मंदी? जी, तेजी की तरफ ही रहेगा। और LIC हाउसिंग फाइनेंस अगर हम देखें तो डे हाई की तरफ क्लोज हो रहा है और एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ नजर आ रही है। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 635 के नीचे, 635 के नीचे, और 675 675 का टारगेट है। ओके, तो ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे और अब एक काम करते हैं इंडेक्स पे भी लेते हैं। ऑल दो शायद एक ऐसी खबर तो आई जिससे बाजार कंफर्टेबल हुआ शपथ ग्रहण की, बट
फ्राइडे के लिए कैरी करें कुछ इंडेक्स पे भी? देखिए वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, ये जो मैं स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ ये सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। अगर अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो निफ्टी लॉन्ग कैरी करें आप। बैंक निफ्टी फिर भी नहीं, लेकिन निफ्टी लॉन्ग कैरी करें, क्योंकि आईटी चलने लग गया है, मार्केट में 2-3 हैवी वेट्स चलने लगे हैं। तो अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो निफ्टी के लॉन्ग पोजीशन जो है उनको कैरी करें कल की ट्रेड के लिए। और बैंक निफ्टी में थोड़ा बचें इस समय पोजीशन कैरी करने से। लेकिन निफ्टी मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते शायद नया हाई लगा सकता है, पॉसिबल है। अब ज़्यादा दूर रह नहीं गए वैसे हम उससे। और अब क्या हो गया ना, मार्केट अपने बेसिक्स पर आ गया। बेसिक्स जो टेक्सचर था मार्केट का, अब उस पर आ गया मार्केट। वो जो एग्जिट पोल और जो मेन रिजल्ट का जो डिफरेंशियल था वो मार्केट ने पूरा ख़त्म कर दिया। तो अब मार्केट अपने बेसिक्स पर। लेकिन एक चीज़ है, मैं 2 चीज़ ऐड कर रहा हूँ। एक तो लंबी पोजीशन ना लें, छोटी पोजीशन लेके जाएं, बहुत ज़्यादा पोजीशन साइजिंग की ज़रूरत नहीं है। और एक जो मैं बार बार कह रहा हूँ फिर से, ये अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, ये सबके लिए नहीं है। अगर आप ज़्यादा जोखिम नहीं ले सकते तो भले एक बार न्यूट्रल चले जाएं, कल फिर एक फ्रेश भी ले लें। मीनवाइल निफ्टी आईटी को देखिए 34,019 पे। तो जो निफ्टी को लॉन्ग कैरी करने का कन्विक्शन बन रहा है उसका बड़ा कारण ये भी है। एक रिलायंस भी स्क्रीन पे रखिएगा। मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम में हमने अब तक रिलायंस के बारे में चर्चा नहीं करी है, क्योंकि 34,024 पे जब निफ्टी आईटी ट्रेड कर रहा है तो ऑलमोस्ट ये अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर 18 मार्च के बाद पहली बार क्लोज हो रहा है। और इस ट्रेजेक्ट्री में भी पहली बार क्लोज हो रहा है मेरे ख्याल से 15 मार्च के बाद। और अब एक बार थोड़ा सा एक और पिलर को, क्योंकि रिलायंस अपने आप में एक सेक्टर है, रिलायंस को देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है और इसकी प्लेसमेंट कैसी है। इट्स 9866 एवरेजेस के बीच में टसल में फंसा हुआ, ये टसल जोन है। आज का इंट्राडे हाई 20, आज का इंट्राडे हाई 50, आज का इंट्राडे लो 100। आशीष बैठी जी, आपकी रीडिंग जिसमें आई थिंक अगर आपने कुछ ऑप्शंस को रीड किया हो, इनफैक्ट मानस से प्रश्न कर लेता हूँ। मानस, परसों, कल और आज की एक चीज़ बड़ी क्रिटिकल है और जो कि पॉजिटिव भी है, लोअर शैडोज को देखिए आप। आपका व्यू क्या कह रहा है रिलायंस पर? लोअर शैडोज को देख के ये लग रहा है कि लोअर लेवल पे बाइंग जरूर है रिलायंस में, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये 200 डे मूविंग एवरेज के लेवल्स को ऑलमोस्ट टेस्ट किया था 3 दिन पहले, तो वहां पर सपोर्ट भी है। केवल इतना मेंशन करूंगा कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2700 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन को होल्ड करिए। फ्रेश खरीदारी 2900 के ऊपर करेंगे। 2900 का लेवल ब्रीच होगा तो आपको 3050 तक के सब देखने को मिल जाएंगे। ओके, रिलायंस एक इंटरेस्टिंग ट्रेड उभरता हुआ आज के लिए। अच्छा, बाय द वे ओएनजीसी की हम बात कुछ देर पहले कर रहे थे, अब 2-2.25% ऊपर एक काउंटर ट्रेड में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक डिसेंट मोमेंटम क्लियरली बनता हुआ। इनफैक्ट ग्रासिम में भी थोड़ा सा एक पुल बैक आया है और कल की अच्छी तेज़ी के बाद हिंडाल्को करेक्ट कर रहा था, लेकिन 2-2.5% के नुकसान पर ये जाकर टिकेगा। कुछ और ट्रेड्स जो थोड़े से एक्टिव हो चले हैं अब आखिर में आते आते, वहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये सरकारी कंपनियों में कॉनकॉर, गेल जैसे काउंटर्स में लोग अनडाउटेडली वो काफ़ी कंफर्टेबल तेज़ी की पोजीशन कैरी करने के पक्ष में दिखाई दिए हैं। इस पर शिल्पा जी अगर आपकी राय हो, स्पेशली कॉनकॉर जैसा ट्रेड जहाँ पर हमने देखा है जो साइंस है वो लार्जली पहले शॉर्ट कवरिंग की थी, आई थिंक कल तक वो तेज़ी की पोजीशंस भी आना शुरू हो जाएंगी। जी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1060 पे ही एक छोटा सा इसका रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो कॉल अनवाइंडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ऊपर के स्ट्राइक्स में, तो मुझे लगता है वापस अटेम्प्ट लेगा टूवर्ड्स 1100। लेकिन अभी के लिए इमीडिएटली नहीं देखे, मैं सोचती हूँ थोड़ा आप वेट कर सकते हैं। टू अबव 1060 आप डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरा एक साइड फिर एक मोमेंटम जनरेट करता हुआ। और एक चीज़ और क्लियर है कि निफ्टी आईटी जो कि अच्छा मूव दे रहा है। आप निफ्टी फार्मा इंडेक्स को देखिए, क्योंकि बायोकॉन, उसके बाद ग्लेनमार्क, सब के सब डे हाई पे हैं। देखिए निफ्टी आईटी आपको भले अभी दिखाई देगा नीचे, बट मैटर है लोअर शैडो, यानी प्राइस जहां नीचे की रेंज से बाहर गया, ये ऑलमोस्ट क्लोज जो है इसके करियर के हाईएस्ट जो क्लस्टर्स हैं अब तक के, उसके पास ही आ रहा है। तो अब आप देखिए ना, आपकी स्क्रीन पे एक स्टॉक आएगा, लेट्स ब्रिंग दिवीज लैब। दिवीज क्या कर रहा है, आपकी स्क्रीन पे आएगा करीब 4465 प्लेसमेंट इसकी भी अच्छी है। इंट्राडे से बड़ी रिकवरी, बहुत सारे फार्मा काउंटर्स ने लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी खासी बाइंग दिखी है। इंडिया ग्लाइकोल्स आपकी स्क्रीन पे आएगा, सब में बाइंग अच्छी आ रही है। मानस, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक फार्मा काउंटर आपको थोड़ा प्रीएम्प्ट करना है जो शायद पॉसिबली फ्राइडे या फिर अगले वीक लीड करे, जिस प्रकार की इंडेक्स की प्लेसमेंट है, अदर देन आई थिंक बायोकॉन,
वो क्या होगा? जी, तो देखिए बायोकॉन और ग्रैन्युल्स मैंने रिकमेंड किए थे। उसके अलावा अगर कोई स्टॉक ऐसा लग रहा है कि जो बिल्कुल तैयार है एक नेक्स्ट मूव के लिए, तो वो ग्लेनमार्क है। ग्लेनमार्क में अगर आप देखिए तो 1200 रुपए रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। एक पोजीशन ट्रेड लीजिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 1184 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 1265 1265 तक के टारगेट्स पॉसिबल है ग्लेनमार्क में। ओके, मीनवाइल वो एक्साइड, आई थिंक सुबह सचिन ने वो जो कॉल दी थी वीडियो बहुत शानदार रही। वो एक्साइड 500 की वो कॉल थी जो मेरे ख्याल से सारे टारगेट हिट हुए होंगे उसके। 533 पर ये स्टॉक करीब करीब 9% ऊपर, और अब F&O का सेकंड टॉप गेनर इस समय ये स्टॉक। अगर सचिन होता तो पूछता उनसे कि क्या प्रॉफिट बुक किया जाए इस समय यहाँ पर, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी शानदार है यहाँ पर। उसके अलावा मोमेंटम और कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है? ग्रैन्युअल्स इंडिया भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ घर जा रहा है। AB कैपिटल, ये हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल भी थी, ये भी इस समय काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ। LIC हाउसिंग फाइनेंस अच्छे मोमेंटम के साथ इस समय ट्रेड क्लोज कर रहा है। टेक महिंद्रा IT में, ओवरऑल रियल्टी रियल एस्टेट में, अक्रॉस सेक्टर्स काफ़ी स्टॉक्स हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में, आयशर मोटर्स, एक बार आयशर मोटर्स लेकर आइए। आयशर मोटर्स में अच्छा मोमेंटम आया। इनफैक्ट टू व्हीलर नेम्स में TVS मोटर, उसके बाद अब आयशर मोटर्स, यहाँ पर एक अच्छा मूव आ रहा है। शिल्पा जी, कोई व्यू है आयशर मोटर्स पर? जस्ट अ सेकेंड। जी बिल्कुल, आयशर मोटर अगर आप देखेंगे तो 4700 के ऊपर ही है स्टॉक, और यहाँ पे भी कॉल एंड बाइंडिंग बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो अपसाइड फॉर पोजिशनल टारगेट यहाँ पे डेफिनेटली आप 4850 से लेके 4900 ऑन इमीडिएट बेसिस आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सपोर्ट भी आपको 4630 पे बहुत स्ट्रांग है, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। डेफिनेटली आयशर मोटर इज ऑल्सो अ बाय। जिस वक्त अभी एक्साइड का अपडेट दिया था ना, तभी मेरे पास सचिन का मैसेज आया। अभी ये राइड करेगा टुवर्ड्स 555570, वहाँ तक के स्विंग पॉसिबल है इसमें। और अभी भी अगर आप देखें, क्योंकि आप बहुत अर्ली पार्ट में है इस सीरीज़ के, तो शायद जो ऑप्शंस अगर आपकी ग्रिप में आ जाएं उनको राइड करना चाहिए अमूमन, क्योंकि जो भी पे करना था आपको ऑलरेडी पे कर चुके हैं और ऑप्शन आपका वेल इन ग्रिप है। तो ये सचिन का व्यूज़ पर है। खैर, अब एक काम करता हूँ, मैं आपको कुछ सेटअप दिखाता हूँ। 22835, दैट मीन्स आप देखिए मोर और लेस आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लस्टर में क्लोज हो रहे हैं। और इस आई थिंक एक्सपायरी के सबसे जो हाईएस्ट क्लस्टर्स थे कॉल राइटर्स के, उस जोन के आसपास क्लोज हो रहे हैं। 71 लॉन्ग, 78 शॉर्ट कवरिंग, और 11 में शॉर्ट, 22 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। बायोकॉन, एक्साइड, HAL और आदित्य बिरला फैशन और ग्रैन्युअल्स, ये कुछ काउंटर्स जहाँ पे आज स्ट्रेंथ थी। आज IT, डिफेंस, ऑटो इंसिलरी, फार्मा, सब ने अगर आप देखें इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया। बाकी BHL ऑर्डर विन की खबर ने एक इम्पैक्ट डाला। यहाँ पे PSUs में कतार लगी हुई है। ये डिजिट्स आई थिंक जो आपकी स्क्रीन पे है, ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि आज PSUs में सेंटीमेंट थोड़ा अच्छा था, बट अभी सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुई है, फ्रेश बैंक नहीं है। बाकी अगर आप देखें शॉर्ट बिल्डअप है एशियन पेंट्स में और एबट इंडिया में, क्रॉम्पटन, जुबिलेंट फूड्स में एक बार फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ग्रिप बनती हुई, और अरविंद फार्मा यहाँ पर भी शॉर्ट ग्रिप बना। बाकी पिडिलाइट्स में प्रॉफिट बुक हुए, कैश में कन्वर्ट हुए। और आपकी स्क्रीन पे जो अगले 3 काउंटर्स हैं उसमें मैरिको, HUL, हिंडाल्को में तीनों में प्रॉफिट्स बुक हुए, और हीरो मोटोकॉर्प में भी एक बड़े स्विंग के बाद आज प्रॉफिट बुक होते हुए नजर आए। और एक दो स्टॉक्स मार्क कर देता हूँ जहाँ थोड़े बहुत अगर आप देखें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। आज M&M प्रॉफिट बुकिंग के दौर में गया, आज मैरिको प्रॉफिट बुकिंग के दौर में गया। ये वो स्टॉक्स हैं जो कि पिछली 2-3 दिन की टर्बुलेंस में अपने आप को आई थिंक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन में रखे हुए थे, बट आज इनमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई। हर्षदा जी हाँ, कुछ अकाउंट है जहाँ पर मुनाफा वसूली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन एक बकेट जिस पर हमने चर्चा पहले सुबह में की थी, जाते जाते एक पर्सपेक्टिव ले लेते हैं कि कल भी ये काउंटर्स में कन्विक्शन के साथ ट्रेड जारी रहेगा या नहीं, वो है रियल एस्टेट काउंटर्स। आप DLF देखिए 4% के गेंस पर, गोदरेज में भी अच्छी तेजी, ओबरॉय रियल्टी जैसे काउंटर्स भी 4% ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहे हैं। अब क्या ये वन डे का ही मूव है या फिर सस्टेन कर पाएगा? प्रशांत, आप कैसे पढ़ रहे हैं आज के इस एक्शन को, स्पेशली DLF, गोदरेज जैसे काउंटर्स में? तो हर्षा जी, अगर मैं DLF को देखूं तो आज की मूव बढ़ी है, बट आज का जो वॉल्यूम है वो कल से कम है, तो मैं एक दिन और वेट करूंगा। और जो आज का हाई बना हुआ है, अगर हम स्पॉट में देखें करीबन 835, तो मैं इसको 840 के ऊपर विद कन्विक्शन बाय कर सकता हूँ। सो बाय अबाउट 840, स्टॉप लॉस रखेंगे 825, 825 का, और वहां से टारगेट रखेंगे 900 का कंफर्टेबली। मीनवाइल एक स्टॉक और लेकर आइए, भारती एयरटेल। टुवर्ड्स द एंड अच्छे पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पर भारती एयरटेल में।
गाबा सर, एक बार भारतीय एयरटेल का चार्ट देखिए, कोई ट्रेड कैरी करने में सेंस बनेगी यहाँ पर? सुबह का कॉल था, चूज करके बैठा था कि कल सुबह ये दूंगा। भारतीय एयरटेल का सेटअप सही है, बिल्कुल अच्छा है, इनकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। ट्रेड करे 1371, स्टॉप लगा 1350 का, टारगेट 1425। यस, अप मूव ऑन है, अब कल एक नया निकाल वो मिल जाएगा आराम से। ये तो एक इंटरेस्टिंग मूव भारतीय एयरटेल में यहाँ पर हमने देखा है क्लोज आते आते। इनफैक्ट आज अगर एक पॉकेट जिसने पूरी तरह से संभाला है इस मार्केट को, वो अनडाउटेडली टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं। आप देखिए डे एंड पर टेक महिंद्रा में भी एक अच्छा खासा स्पर्ट आया। हमने HCL टेक, इन्फी, TCS सबकी बात की, लेकिन ये शिल्पा जी, टेक महिंद्रा 1322 पर जो क्लोज आ रहा है 4-4.25% ऊपर, बताइए कल के लिए क्या पड़ाव रह सकता है? कैरी करना है ट्रेड की नहीं? जी बिल्कुल करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे कल के लिए आपको 1345 से लेकर 1350 आपको इमीडिएट टारगेट्स आएंगे। इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो आपको डेफिनेटली टुवर्ड्स 1400 के लेवल्स आते हुए मिलेंगे। सपोर्ट भी नियर बाय पे बहुत स्ट्रांग है, 1300 1310 पे भी अगर आप देखेंगे तो पुट राइटर्स काफ़ी अग्रेसिवली बिल्ट हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है सेटअप बुलिश है एंड इट शुड मूव टुवर्ड्स 1400। एक बार AB कैपिटल लेकर आइए जरा, और एक बार वो मानस की ट्रेड, मानस BTST ट्रेड आपकी अभी हिट हो गई टारगेट। ये देखिए स्टॉक में मूव 7% का मूव, और वो जो BTST का टारगेट था मानस का, वो ध्यान रखिए कल के लिए था, लेकिन मेरे ख्याल से वो आज ही हिट हो गया है मानस का टारगेट। जी हाँ, आज का हाई तो ऑलमोस्ट टारगेट पर ही है मानस। इसको कैरी करना है तो फिर स्टॉप लॉस क्या एडजस्ट और नए टारगेट क्या होंगे? नहीं, बिल्कुल एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, बेहतर रहेगा। लॉट साइज बहुत बड़ा है, अगर फ्यूचर में किसी ने लिया है तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। ऑप्शन में तो उसके जो टारगेट थे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, उसके ऊपर निकल चुका है। आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मुनाफा बुक करके जाएं आप AB कैपिटल में। वैसे AB कैपिटल के साथ इसका AB फैशन एंड रिटेल भी 6% के गेन, 16% का OI एडिशन। मानस, इस पर भी फटाफट कोई राय है कल के लिए? तो देखिए यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव है, जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि 330 रुपए तक के टारगेट्स में पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि 2 दिनों में एक अच्छा खासा मूव आया है, 2 बार मैं रिकमेंड कर चुका हूँ, आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करिए क्योंकि अब रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में नहीं है, तो इसको लेके ना जाए, एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। जहां पर अच्छा बन रहा है वहां पर आप बुक करना शुरू करें। वो AB कैपिटल के लिए भी है और AB फैशन एंड रिटेल के लिए भी। चलिए आखिरी 1.25 मिनट मार्केट क्लोज का, हम 22,855 के आसपास इस गाड़ी को रुकता देखेंगे। ध्यान रखिएगा आज हम 22,910 तक की ऊंचाई छूने में कामयाब रहे हैं। आज लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में हमने 2 दफा वो डिप दिखाया, लेकिन वहां डे लो से एक अच्छी खासी रिकवरी लग रहा था जब हम 22,700 तक फिसले थे पिछले आधे घंटे में कि शायद हम लोअर एंड पर जाकर टिकेंगे। आज वैसा हो नहीं रहा है, वो एक पॉजिटिव चीज है। तो 22,854 के आसपास आपको निफ्टी दिखाई देगा। निफ्टी बैंक देखिए नेगेटिव टेरिटरी में भी गया लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में, लेकिन आज एक्सपायरी के दिन वहां पर ऊपर आ रहा है, खींचा ऐसे करीब 0.5% ऊपर, 270 पॉइंट्स का क्लोज बनता दिखाई देगा। आज की जो एक स्ट्रेंथ वाली पॉकेट थी जिसने अच्छी खासी तेजी दिखाई है वो है IT कंपनियां। 987 पॉइंट्स का इजाफा, लगभग 3% की तेजी इस इंडेक्स ने अपने नाम की। और पूरा सेक्टोरल मैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कुछ ऑफकोर्स CPSE काउंटर्स का भी हाथ था। PSU कंपनियों में आज देखिए एक पुल बैक ट्रेड, 3% तक के गेन्स। FMCG में बैकफुट पर ट्रेड। फार्मा में कुछ स्टॉक्स चढ़े कुछ नहीं। मेटल्स में एक पुल बैक, बैंक काउंटर्स संभलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये इनफैक्ट तेजी वाले काउंटर्स, और ऑफ कोर्स रियल एस्टेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए लेकर आते हैं इस समय हीट मैप की स्थिति, कहां पर तेजी ज्यादा देखने को मिली। अच्छा, मुनाफा वसूली आप देखिए हिंडाल्को, हीरो, HUL, एशियन पेंट, M&M जैसे काउंटर्स में आई है। तो ये कुछ डिफेंसिव काउंटर्स कुछ बैकफुट पर आए, लेकिन IT कंपनियां तेजी में ही रही। वहां पर एक अच्छा खासा मूव बनता दिखाई दिया है। टेक महिंद्रा 4% ऊपर, HCL टेक में 4% के गेन्स। इन्फोसिस, TCS जैसे काउंटर्स तेजी में रहे। फिर आपके NBFCs देखिए, श्रीराम फाइनेंस में एक अच्छा मोमेंटम, बैंकों में SBI 3.5% के गेन्स पर। SBI लाइफ में भी आज हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, ये गेनर्स रहे हैं। रिलायंस का योगदान 1% का पॉजिटिव साइड पर। HDFC बैंक, कोटक, ICICI माइल्ड गेन्स दिखाने में कामयाब रहे हैं आज के लिए। ये फिलहाल आपके लिए अब तक का
ट्रेड बनता दिखाई दिया है। तो चलिए, आज का क्लोज 231 पॉइंट की बढ़त पर 22,851 के आसपास निफ्टी टिकता हुआ और निफ्टी बैंक भी 250 पॉइंट ऊपर। फटाफट से आपके लिए सीधा सौदा का अपडेट भी लेकर आएंगे, जो आज मुकाबला यतिन और आशीष के बीच रहा और रिजल्ट्स आपके सामने अब आ रहे हैं। यतिन ने आज फिर साथ लिया हेरिटेज फूड्स का 10% ऊपर, JSW इंफ्रा, अदानी पावर, NTPC ये गेनर्स रहे हैं यतिन के टीम के। आशीष ने भी तेजी वाले ट्रेड्स ही पकड़े। उनो मिंडा, सेंचुरी टेक्सटाइल, आज दोनों खबरों के चलते सबसे ज्यादा एक्शन। भेल भी खबरों की तरफ था और सूरज एस्टेट जैसा काउंटर भी आज जोरदार तेजी दिखाने में कामयाब। कुल मिलाकर आज का दिन वॉलेटाइल जरूर रहा है, लेकिन तेजी की तरफ ही मार्केट आज जून सीरीज के पहले इस हफ्ते में एक्सपायरी दिखाता हुआ 22,821 पर हम आपको छोड़ रहे हैं। लेकिन कल ऑफ कोर्स एक और बड़ा दिन। आज शाम को ECB कुछ ही देर में आ जाना चाहिए। ECB क्या एक्शन लेता है दरों को लेकर, और फिर कल RBI की बारी रहेगी। हमारी क्रेडिट पॉलिसी जो अनाउंस होगी उस पर बड़ा फोकस रहने वाला है। लेंगे एक ब्रेक। कल सुबह आप सभी से मुलाकात होगी, लेकिन ध्यान रहे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।